नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2020 का जो आज का थीम है, ईट राइट बाइट बाय बाइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो हमारी वैदिक वाग्मय की जो धारा है, ज्ञान की जो अजस्र धारा वैदिक वाग्मय में बह रही है, ऋग्वेद से लेकर के आज तक हर स्थान पर इसी बात का उल्लेख किया गया है। जैसा कि मैं बार बार आपके सामने रखता हूं कि हित बुक, मित बुक, अशाक बुक और ऋत बुक, ये संदेश है भारतीय दर्शन का, हमारे भारतीय धर्मशास्त्र का, और उसी धर्मशास्त्र के संदेश को लेकर के आज न्यूट्रिशन वीक के इस थीम को एस्टेब्लिश किया, ईट राइट। भोजन तो सभी करते हैं, लेकिन भोजन में हम कैसे करें, क्या खाएं और कैसे करें, न्यूट्रिशियस डाइट को हम कैसे उपभोग करें, कैसे हम चयन करें। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि वेस्टर्न मेडिसिन इज लिमिटेड and highlighted simply the ingredients of the balanced food in the form of the carbohydrate, protein, minerals, vitamins, water and other things, not paying any attention regarding the several other factors. They are equally important, like combination of the food articles, their quantity, method of the preparation, their emotional effects. These things have got the important role while we are talking about the nutrition. So dear friends, जन सामान्य को इन भ्रांतियों से बचाना कि कौन सा आहार जो है न्यूट्रिशियस है और हमको किस प्रकार से किस आहारों का प्रयोग करना चाहिए, हमारे यहाँ प्रारंभ से ही षडरस भोजन की परिकल्पना है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 6 रस के भोजन की परिकल्पना प्रारंभ से ही की गई है। और जो हमारे यहाँ अन्न वर्ग, सूख वर्ग, धान्य वर्ग और हमारे यहाँ जो है फल वर्ग, सारे वर्गों का परिगणन जब आप करेंगे तो बैलेंस फूड का जो स्वरूप आता है, दैट इज सपोज्ड टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रैक्टिकेबल इन द प्रेजेंट सिनेरियो। तो आज हम उस बैलेंस डाइट के बारे में भी चर्चा करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने यह बताना चाहूंगा, तब अपने बात को आगे रखूंगा, कि होलिस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ द डाइट एंड डाइट थेरेपी। वी विल बी हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द होलिस्टिक प्रिंसिपल्स। द सूटेबिलिटी ऑफ द डाइट शुड बी डिटरमिन्ड बाय ए पर्सन हिमसेल्फ। बिना सिद्धांतों पे गए हुए एक व्यक्ति निर्धारण कर सकता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या चीज हमको सूट करेगी, क्या नहीं करेगी। स्पेशली इन दी कोरोना पेंडेमिक एरा आज आप देख रहे हैं कि साफ शब्दों में हमको उन्हीं आहार द्रव्यों का सेवन करना है जो कि निश्चित रूप से आपके लिए हितकारी हैं। तो आज ईट राइट के संदर्भ में जो बातें हमारे सामने होने जा रही हैं, तो उस सब के बारे में हम विस्तृत प्रस्तुत करेंगे। और यही नहीं, इसको राइटिंग में इस डॉक्यूमेंट को तैयार करके हम भारत सरकार के सामने रखेंगे, जिससे न केवल भारत को हमारी जो परिकल्पना विश्व बंधुत्व की है कि अयम निजः परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, भारतवर्ष की धरा से ज्ञान गंगा का ये प्रवाह, ये हमारा जो ज्ञान का स्रोत है आहार के संबंध में, पोषण के संदर्भ में, इस संपूर्ण विश्व में जाए और संपूर्ण विश्व की पीड़ित मानवता को लाभान्वित करते हैं। ये हमारा प्रयास होगा रिटर्न डॉक्यूमेंट को भेजने का। इन्हीं शब्दों के साथ साथ में मैं आज डॉक्टर वार्ष्णेय जी से जो बात हुई, पहले वक्ता वही थे, क्योंकि डॉक्टर वाई के शर्मा जी को जाना है, तो मैं अब निवेदन करता हूं मीनाक्षी जी से कि वो आमंत्रित करें हमारे वक्ता प्रोफेसर वाई के शर्मा जी को, जो कि अपने विचार स्टेपल फूड के बारे में आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। धन्यवाद सर। तो अब हम लोग अपने आज के कार्यक्रम के हमारे डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर हैं प्रोफेसर वाई के शर्मा जी को सुनेंगे, जो स्टेपल फूड के बारे में हमें जानकारी देंगे। और आपके बारे में जैसे सर ने अभी बताया कि आप फॉर्मर प्रिंसिपल हैं, डीन रहे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज परकुला हिमाचल में, और मैं सर आपको आमंत्रित करती हूँ अपने वक्तव्य के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद मीनाक्षी। Am I audible? Yes, yes. Yeah, you're audible. Yes. धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आयोजकों से इस बात की अनुमति लूंगा कि मैं अपना वक्तव्य इंग्लिश में दे पाऊं, क्योंकि मैं समझता हूं कि केवल हिंदी भाषी नहीं, ये ऐसा मैसेज है जो कि इंग्लिश समझने बोलने वाले लोगों पे भी जाना चाहिए। Respected Chief Guest Dr. Varshney ji,
Dr. Tomar, Dr. Pandey. I feel fortunate enough to be invited to speak on topic related with nutrition during this Nutrition Week being celebrated in India. Friends, the last quarter of last century, a new word came in the world, that is globalization. Globalization basically meant for trade, education, interaction, traveling, etc. But this globalization also led to globalization of our dress sense, even our eating habits and food contents also. There are certain things which are welcome in globalization, but globalization has got its own demerits also. As far as demerits is concerned, the biggest demerit is in front of us in the form of COVID-19 epidemic. Had the situation been 50, 60 years back, the virus could not have traveled from China to every corner of the world, which it has. Similarly, the globalization has also affected our eating habits, more so of the younger generation. And food eaten in different corners of the world are now being consumed, not as a snack, even as a regular meal, even in our country. Now, this has led to erosion of our natural food habits, which were based on our staple food. In India especially, which has got diverse geographical distribution, socio-culture, language of various types in this country exist. From Kashmir to Kanyakumari and Manipur to Gujarat, we will find that not only we speak different languages, but basically we have got different food habits, which we call as the staple food of the area. Now, question comes, after all, what is the staple food? The staple food simply means the food which is routinely eaten by us in a particular geographical region. This food is not only consumed daily and grown locally, but this food is also available for consumption in all the meals of the day. This is a food, the food item of which can be preserved for future consumption without much adulteration. And this is a food, food which is sufficient for our nutrition. अवनीश जी अपने आप को म्यूट करिए. Should I carry on? Yes, yes, yes. Sorry, sir. Now, what this means? This means that if we are residing in Kerala, the food we eat over here, you will appreciate, is usually the items which grow in Kerala. Maybe rice, maybe certain pulses, maybe coconut-based preparations. If we go to the Punjab,
The food which is eaten over there is usually grown over there. You go to Himalayas, the food which grows over there is usually consumed there. Now, most of the staple foods in India consist of cereals in particular: rice, wheat, jowar, maize, and pulses in particular. Of course, the seasonal vegetables, seasonal fruits, milk, curd, cheese, ghee, all these are part of our staple food. And we are not only consuming this food on a regular pattern without developing any deficiency. That is itself a proof that if we engage ourselves only in our staple food, we have got minimum chance of developing nutritional disorders or deficiency disorders. These foods developed over the millennium have been sufficient to provide not only energy and micronutrients to the individuals. The name of the deficiency disorders only existed when there was starvation, when there was famine. But the food which is staple in a particular area has got its health significance also. For example, when we look to people living in very cold areas in Himalayas, you will find that their food is rich in non-vegetarian items, rice, and a lot of fat is there. Vegetable fat, animal fat exist in that food. That food is not only sufficient to survive in the cold climate, in the snowbound areas, the food is also sufficient to provide them the required nutrition. Similarly, when we go to south of the India, where the temperature is usually hot and humid, they will not require excess of non-vegetarian food or fat in their food. Naturally, over the millennium, their staple food consists of rice, some pulses, lot of electrolytes, lot of fluid, which, and of course, this food added to with coconut oil and other locally available oil provides them all the macro and micronutrients as well as energy required to survive in that particular area without developing nutritional disorders. Friends, over the time, lot of other foods has been imported into our staple diet. And not only this, as I already told you, now these foods are taking away the place of our staple food habits. Bakery, the Western food items, the preserved food items, the so-called junk foods like pizzas, noodles, burgers, they are now becoming part and parcel of every child as well as every growing adult's life. Naturally, to this, we have added other items which we usually do not consume as our staple diet. This may include refined oils. This may include a lot of cheese. This may include flavoring agents. This may include artificial flavors. This may include the packed food and all other food items which we usually eat in the form of Chinese food, Italian food, American food, Mexican food, which are perhaps more suitable to those country, climate of those country, or the physical work of those inhabitants of those country may not be suitable to India. The result is in front of us. Today, we are suffering from diseases like obesity, diabetes, hypertension, and in young females, a very common disease, PCOS. The medical science in India now increasingly recognized that these imported or these non-staple food
of our life are contributing to a lot of sickness in our society. Friends, as we know it very well, that most of these foods, which are non-staple foods, they are loaded with chemicals, loaded with flavoring agents, loaded with preservatives, and most of these are addiction-causing food items. Rightly, they have been given the junk food, but it's very surprising that this junk food is now becoming the staple food of the new generation, which is very unfortunate. On the other hand, if we summarize the staple food of Indians, this will include rice, wheat, pulses, potatoes, vegetables, and food of daily use like seasonal fruits, milk, meat, egg, dry fruit, butter, ghee. None of them can be told that it is injurious to health. The more the science works with the staple food of the individual, the more it concludes that they are more suited to a particular geographical area of the country. Because not only the people of that particular area are engaged in similar work, have the similar physique, but they also have the similar nutritional requirement in view of the climatic conditions of that particular area. The staple food is not simply the vegetarian food. Nowhere it is written that staple food should be vegetarian. The staple food, if we look into it, contains carbohydrates, protein, fat, but most of them are the natural fats over there. Carbohydrates we commonly get from rice and wheat, whether we take it in the form of chapati, or whether we take in the form of roti, or whether we take it in the form of puri. The wheat is always there. But the predominant carbohydrate giving food in our diet happens to be the rice. We all know that the rice is eaten throughout the country, from Kashmir to Kanyakumari, and from Nagaland to Gujarat. It is grown over there. Only few areas in our country like Rajasthan, like Punjab, like Haryana, where the lifestyle is totally different and food requirements are totally different. The people being more in agriculture, they avoid taking rice and they usually rely on non-rice cereals. The pulses we take in our food, they provide us a lot of proteins, and this is supplemented by the use of milk, curd, as well as the cheese in our diet. In non-vegetarian society, those people who take egg and meat, for example, say in Bengal or in south of the India, where the pulses are not eaten that much, this protein comes from fish or other form of the meat over there. As far as fat is concerned, in India, different type of fats are used in different areas. Somewhere it is mustard oil, somewhere it is coconut oil, other use groundnut oil. At certain area, it may be olive oil. Therefore, the fat in our food is provided by the fat from the milk source and fat from the other seed sources over there. And the fruit, vegetables, and other food additives, they provide us other micronutrients over there. To it, our staple food is usually added with condiments like elaichi, like haldi, like jeera, and all other things, which today we know that, like shunthi, today we know that they are not only taste making as far as food is concerned, they have the other values. For example, they have the cytoprotective values, they have the immunoboosting values over there. In a nutshell, if we look into it, the different geographical region of our country, and so the different geographical region of the world, have developed a staple food culture for survival. Over the millennium, this has stood the test of time, and
it has led to minimal nutritional disorders in the individual. Nutritional disorders usually occurred, as I already told, when there was not sufficient food to eat, sufficient food items to eat in the staple food, or the people left their staple food and went to the different areas where the food was not as per their constitution, as per their requirements over there. I hope that the world recognizes, especially the Indian recognize, that the staple food which is native to their place of residence, which is native to their social culture beliefs, is the only healthy food which can only keep them nutritionally healthy, and they need not switch on to so-called Western foods or the Chinese food or the Japanese food, which may be best suited to those countries, but they are not suited to us for a long-term consumption. We can use them as a snack or as an infrequent consumption, but it cannot be our staple food. Similarly, the staple food of Kerala cannot become the staple food of Punjab, and staple food of Punjab cannot become the staple food of Kerala to give them nutritional health. This is what I have to say today. And we have to take precaution that in the era of globalization, we are not swept from our realities, whether it is our dressing sense, whether it is our eating sense, whether it is our social relations, whether it is our cultural values. We have to maintain all these things to identify ourselves as Indian, and more so the proud Indian. I thank the organizers for giving me the chance to speak on this topic. Thank you everybody. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए आपका आभार। मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं डॉक्टर डीपी आर्या सर, सेक्रेटरी जनरल विश्व आयुर्वेद मिशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस कार्यक्रम में। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर महेश दाधीश सर, हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सारिका विश्वनाथ जी, डॉक्टर अंतिमा पांडे, डॉक्टर दीपा मिश्रा, डॉक्टर अभिषेक सुल्तानपुर से, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव मिर्जापुर से, डॉक्टर सीएल उपाध्याय सर झांसी से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर जीएस दुबे सर, डॉक्टर विपुल नारायण जी आप काशी से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पवन गुप्ता जी हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सीमा द्विवेदी मैम कानपुर से, डॉक्टर एसपी त्रिपाठी सर, डॉक्टर आशुतोष यादव सर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी से, डॉक्टर अंजना सक्सेना मैडम गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत जी, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा जी, ऐसे कई गणमान्य लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति को सादर नमन करता हूं और कार्यक्रम आगे संचालित करने के लिए मैं पुनः डॉक्टर मीनाक्षी जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर मीनाक्षी जी, अब कार्यक्रम आगे संचालित करें। धन्यवाद अवनीश जी। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले वक्तव्य के लिए, और ये वक्तव्य हमारे सामने आज कार्यक्रम के हमारे जो मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय भाई साहब, आपको सादर प्रणाम करती हूँ। और आप हमारे आरोग्य भारती के नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं और एक लंबे समय से आरएसएस के भिन्न क्षेत्रों में आरएसएस के साथ जुड़कर प्रचार प्रसार विस्तार के लिए पूरे मनोयोग से इसके साथ लगे रहे, और आपके समर्पण का ही प्रतिफल है कि आज संगठन इतना विस्तार ले चुका है। आरोग्य भारती में भी नित्य नए नए कार्यों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपसे हम लोगों को नित्य दिन ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। भाई साहब का बहुत बहुत मैं फिर से स्वागत करती हूँ, और आप अपना वक्तव्य रखेंगे प्रैक्टिस एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रेजेंट पर्सपेक्टिव। तो भाई साहब आपका स्वागत है। इस वेबिनार में उपस्थित इस वेबिनार के संयोजक हम सबके मार्गदर्शक डॉक्टर जीएस तोमर जी, अभी जिनका वक्तव्य हुआ डॉक्टर वाईके शर्मा जी, प्रोफेसर केएन भट्ट जी, हमारे आरोग्य भारती की काशी प्रांत की पूरी टीम, अवनीश जी, मीनाक्षी जी, जीएस दुबे जी, विश्वनाथ जी, बहुत सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। फिर पवन जी का परिचय कराए। पवन जी हमारे हरियाणा प्रांत के
अध्यक्ष हैं, डॉक्टर महेश दधीची जी, डॉक्टर सीमा जी, डॉक्टर अंजना जी, ऐसे बहुत सारे सभी बंधु भगिनीगण, सभी को नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश ये विविधताओं से भरा हुआ है और ये विविधताएं ही हमारे देश की सुंदरता भी है। कल्पना करें, एक ही भोजन हमको हर समय मिले और रोजाना मिले तो हमको कैसा लगेगा, और उसके स्थान पर अगर हमको रोजाना बदल बदल करके सब्जी, दाल या वस्तुएं मिले तो स्वाभाविक रूप से हमको अच्छा लगेगा। तो हमारे देश की विशेषता है ये कि जिसमें हम अलग अलग प्रकार की जलवायु, अलग अलग प्रकार के मौसम, अलग अलग प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेस, ग्राउंड वाटर भी अलग अलग प्रकार का है, कृषि भी अलग अलग प्रकार से होती है, खनिज संपदा भी अलग प्रकार की है, तेल भी अलग अलग प्रकार से उपयोग होता है, पानी भी अलग अलग प्रकार का है। ऐसे विविधताओं से भरा देश, और जैसा भी डॉक्टर वाईके शर्मा जी बता रहे थे कि जैसी विविधताएं हैं, जलवायु है, ऋतु है, संसाधन है, उसी के अनुसार वहां की फूड हैबिट्स डेवलप हुई है। मैं उनको डिटेल में नहीं जाऊंगा, उन्होंने बता दिया है। ये फूड हैबिट्स केवल दिशा के आधार पर नहीं, जिला और मौसम के आधार पर, जलवायु और मौसम के आधार पर नहीं, तो नगरीय क्षेत्र में अलग प्रकार की रहती है, ग्रामीण क्षेत्र में अलग प्रकार की रहती है, वनवासी क्षेत्र में जाएंगे तो और एक अलग प्रकार मिलेगा। और इसलिए यह अलग अलग प्रकार के भोजन में ये फूड हैबिट्स रहने के कारण दो चीजें ध्यान में आती हैं। एक चीज ध्यान में आती है कि व्यक्ति को प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता है। एवरी डे एवरी पर्सन रिक्वायर्स फूड। लेकिन उससे भी आगे और एक पहलू है कि प्रतिदिन भोजन के साथ साथ दिन में जितनी बार भी वो कुछ खाएगा उसको न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 2 बार भोजन करे तो सोचे एक बार तो न्यूट्रिशन वाला मिले, एक बार कैसे भी तो भी मिल जाए। नहीं, हर व्यक्ति की इच्छा है, शरीर की आवश्यकता भी है, और इसलिए प्रतिदिन भोजन चाहिए और न्यूट्रिशन, पोषण हर समय चाहिए। और यही कारण है कि यह समय से भोजन और न्यूट्रिशन मिलता रहा तो यह भोजन जहां शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वहीं शरीर का विकास भी करता है और रोगों से रक्षा भी करता है। हाँ, अगर हमने इसका ठीक प्रकार से पालन नहीं किया तो यह इसका उल्टा भी हो जाता है। यही शरीर जो भोजन से स्वस्थ रहता है, अति भोजन कर लिया, खराब भोजन किया तो रोगी भी हो जाता है, ऊर्जा देने के स्थान पर ऊर्जा ले भी लेता है, थकान होने लगती है, बीमार हो जाता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना पड़ता है। और यही कारण है कि एलोपैथी के जो जनक कहे जाते हैं, हिप्पोक्रेट, वो कहा करते थे, लेट डाई योर फूड इज योर मेडिसिन रादर देन योर मेडिसिन इज योर फूड। हमारा भोजन या औषधि का स्वरूप बनना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, ऊर्जा प्रदान करने वाला चाहिए, न कि हम इतने रोगी हो जाएं और इतनी अधिक औषधियां लेनी पड़े कि उनका स्वरूप भोजन जैसा हो जाए। यह भोजन लेने की भी स्थिति सामान्य रूप से 3 प्रकार की रहती है। एक है कम भोजन लेना, दूसरा है सामान्य भोजन लेना, तीसरा है अधिक भोजन लेना। तो सामान्य भोजन जितनी आवश्यकता हम लेते हैं, लेना ही चाहिए, लेकिन कम भोजन लेना यह कुपोषण की ओर लेके जाता है। और कुपोषण, कम भोजन लेने इसके भी कई कारण है। या तो भोजन की उपलब्धता कम है, गरीब है व्यक्ति, भोजन ही उपलब्ध नहीं है, या जो उपलब्ध है वो उचित नहीं है, गलत भोजन है, या कभी कभी ऐसा कुपोषण
जेनेटिक हेरिडिटी भी रहता है। माँ शायद कुपोषित रही होगी, कमजोर होगी, तो बच्चे भी उसी प्रकार से कमजोर होते हैं, उनका विकास भी वैसा ही होता है, शारीरिक मानसिक विकास भी रहता है, तो शिक्षा भी कम रहती है, और फिर अंततः वो गरीबी रहती है। और इसलिए मैं अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था भारत सरकार की, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस इंडिया 2019, कि देश भर में अपने न्यूट्रिशन को के लेवल को और ठीक करने के लिए समय समय प्रयत्न होते रहे। कुपोषण की दृष्टि से अगर देखें, केवल 2-3 आंकड़े बताता हूं, ध्यान में आ जाएगा कि पिछले दिनों से कुछ सुधार हुआ है। जहां 2005 और 6 में 48% कुपोषण की स्थिति थी, 2015-16 में ये 38.4% हो गई। वैसे ही जो बच्चे जिनका वजन बहुत कम रहता है, अल्प वजन के शिकार बच्चे, उनमें भी थोड़ा सुधार हुआ है। 42.5% से सुधर करके अब 35.7%। और इसी का दूसरा परिणाम मिलता है कि शिशुओं में एनीमिया हो जाता है इस कुपोषण के कारण, उसमें भी कुछ सुधार हुआ है। 69.5% से सुधर करके 58.5% आया। और इसीलिए यह कुछ सुधार की दिशा में बढ़ रहा है। राष्ट्रीय पोषण मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन ने पिछले समय कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे। उनके यहाँ एक पैरामीटर है स्टंटिंग, उसके अंदर उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि प्रतिवर्ष वो 2% कुपोषण को कम करेंगे, और लक्ष्य रखा कि 2022 तक हम 25% तक ले आएंगे इसको। और इसलिए अभी की स्थिति ऐसी है कि यह धीमे धीमे सुधार की अवस्था में है। लेकिन और एक पहलू है इसमें, वर्तमान युग है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। केवल कुपोषण नहीं है, इस समय इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण से कुछ चीजें और हमारे साथ आ गई। हमारी स्पीड बढ़ गई, हर काम करने की स्पीड बढ़ गई। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो, कोई समाचार पहुंचाना हो तो, कोई संदेश, कोई चित्र तुरंत आता जाता है, और इसीलिए स्पीड बढ़ गई हर चीज में। और जिसके कारण से अब समय कम लगने लगा, तो दूसरे विषयों में समय लग गया। जानकारी भी बढ़ गई लोगों की। इतना ही नहीं, लोगों के वर्किंग सिस्टम में बदल आ गया कि कम समय में अधिक पाने की इच्छा हो गई। सौभाग्य से कुछ उपकरण भी आ गए, फ्रिज आ गया, माइक्रोवेव आ गया, इंडक्शन प्लेट आ गई, ये पहले नहीं थी, थर्मोस्टेटिक ये केतली आ गई। तो ऐसे उपकरण आने से भी इस पोषण में और भोजन की दिशा में भी कुछ कुछ सुधार आने लगा है, कुछ दिखाई पड़ने लगा। लेकिन इन सबके कारण से जो व्यक्ति रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने लगे, टारगेट ओरिएंटेड, तो शॉर्टकट अपनाने लगे। हमेशा ध्यान रखने वाला विषय है, ए शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। जो भोजन हमको सुरक्षा, स्वास्थ्य प्रदान करता है, विकास करता है, अगर हमने उसमें शॉर्टकट किया तो हमको रोगी बना देगा, विल कट यू शॉर्ट, आयु ही कम कर देगा। कुछ जानकारी बढ़ गई तो लोगों ने प्रज्ञा अपराध करना शुरू किया, अर्थात मौसम में तो सभी खाते हैं, जब बिना मौसम वाला खाएंगे तो ठीक। जानबूझकर गलती करना, बेमौसम वाली चीज खाना। उत्तर भारत के रहने वाले दक्षिण भारत का भोजन खाएंगे, एक आधा बार खाएंगे, समस्या नहीं है, उसका हैबिट बना लेना। हम दक्षिण भारत में रहते हैं, पराठे खाएंगे रोजाना, नहीं चलेगा। फिर आजकल पश्चिम की नकल, हर चीज में अमेरिका का, इंग्लैंड का, जर्मनी का रेफरेंस देना। ओ यूरोप में तो ऐसा फूड है, हम भी वैसे ही खाएं।
बासी भोजन करना। अब उनके यहाँ सरसों का तेल नहीं मिलता होगा, ग्राउंडनट ऑयल भी नहीं मिलेगा, तो जो मिलता है उसी हम बनाते हैं। हमारे लोग क्या करते हैं, ओ अमेरिका में यूज हो रहा है इसलिए हमको भी यूज करना चाहिए, वो अच्छा ही होगा। जो सब्जी वहां हुई है हम वही लेना चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि वहां वर्ष भर ठंड रहती है। हमारे यहाँ हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको वर्ष भर 6 ऋतुएं मिलती हैं एक वर्ष, और इसलिए पश्चिम की नकल नहीं करना चाहिए। और इन सबके कारण से हमारी फूड हैबिट्स में भी और बदल आ गया। कैसा भोजन बदला कि जो उत्तर भारत में पहले जौ था, फाइब्रस फूड था, उसका स्थान गेहूं ने ले लिया। जहां चावल खाया जाता था, लाल मोटा फाइब्रस चावल, वहां उसका स्थान पॉलिश्ड राइस ने ले लिया। आज बहुत सारे रोग उन सबके कारण से। मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, ऐसा जो मोटा अन्न है, फाइब्रस फूड था, सीजन के हिसाब से आता था, जलवायु के हिसाब से उपलब्ध रहता था, लोग उसका सेवन करते थे, फाइब्रस फूड खाते थे, पेट साफ होता ही था, ऊर्जा मिलती ही थी। लेकिन अभी तो केवल गेहूं और पॉलिश्ड राइस, और उसमें भी बनाने की पद्धति अलग हो गई कि अधिकाधिक प्रोसेस करेंगे, बार बार गर्म करेंगे। जितना गर्म करेंगे उतना ही न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगी। अधिक मसाला डाल, अधिक तेल डालना, हम उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को कम करते हैं। कुछ ना कुछ तो चाहिए, स्निग्धता बताया गया है, और इसलिए यह बनाने की पद्धति बदल गई। पहले आटा था, थोड़ा मोटा करते थे, चोकर के साथ लेते थे, लेकिन देखा देखी पश्चिम की नकल नहीं, व्हाइट चाहिए, सुपर व्हाइट, तो बारीक आटा मैदे जैसा, और थोड़ी बहुत चोकर होगी तो उसको छान के निकाल देंगे, नुकसान करेंगे। दाल है कि छिलके वाली दाल न्यूट्रिशियस होती है, हमने क्या किया, छिलके को अलग करके धुली हुई दालों का प्रयोग अधिक करना शुरू कर दिया। परिणाम न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती चली गई। इतना ही नहीं, टोटल भोजन का न्यूट्रिशन भी कम होता चला गया। और इसीलिए जैसे ज्योमेट्री की थ्योरम रहती है कि ये चीज गिवन है, दी हुई है, हमको जो गिवन है वहां से प्रूव करना है। अर्थात जैसी स्थिति अभी है हमको मालूम है, यहां से हमको लोगों को अच्छा भोजन देना, स्वास्थ्यवर्धक भोजन देना, पोषक तत्व उसके अंदर रहने चाहिए, सहज स्वाभाविक रहना चाहिए। तो जैसे मैंने सारे कारण गिनाए, उन कारणों का भी निवारण उसी प्रकार से ऋतुचर्या का पालन करना, विरुद्ध आहार की जानकारी देना, आगे शायद तोमर जी बताने वाले। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी मैं उसको स्किप करके आगे बढ़ रहा हूं, हम कैसे अप्लाई करें कि समाज का सामान्य व्यक्ति एक स्वाभाविक रूप से उनका प्रयोग करे। तो एक फॉर्मूला डेवलप हो गया छोटा सा, AMPM। पहला ए माने अवेयरनेस। हमको आज के पीढ़ी में जागरूकता लानी पड़ेगी, अवेयरनेस लानी। आज से शायद पिछले साल की बातचीत होगी, मैं मुंबई कार्यालय में गया कहीं से कार्यक्रम करके शहर में से, और थोड़ी देर ही रुकना था, मुझे तुरंत जानना था आगे। तो मैं समाचार पत्र देख रहा था, रविवार का दिन था, तो वहां एक समाचार पत्र निकलता है NBT, नेपाल टाइम्स का छोटा स्वरूप उन्होंने बना दिया NBT। तो सप्लीमेंट पेज में एक बहुत अच्छी जानकारी थी, और वो जानकारी कैसी थी कि उन्होंने फल, सब्जियां, सूखे मेवे, इन सबके कंपैरेटिव स्टडी एक ही पेज में दी थी, और भोजन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी। कैसी दी थी, मैं छोटा उदाहरण देता हूँ। मेरे पास कहीं कटिंग रखी थी, मैं आज ढूंढता रहा, अगर मुझे मिल जाता तो मैं स्क्रीन पर शो करता सब, तो मैं केवल बोल के ही बताता हूँ। उदाहरण के लिए उन्होंने कंपेयर किया सेब और अमरूद। इस सेब की कॉस्ट कितनी है, अमरूद की कितनी है, 1 किलो 1 किलो। उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, प्रोटीन कंटेंट, विटामिन कंटेंट कितना कितना है, जानकारी लिखी। जैसे बादाम और मूंगफली, बादाम की कॉस्ट, मूंगफली कॉस्ट, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, उसकी न्यूट्रिशन। गोभी और ब्रोकली, अच्छे लोग ब्रोकली बहुत खाते हैं,
तो उसमें गोभी की कॉस्ट, ब्रोकली की कॉस्ट, उसके न्यूट्रिशन में ऐसे लगभग पूरा अखबार का पन्ना भरा हुआ था, और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, सब्जियां, फल, उनकी कंपैरेटिव स्टडी थी। और उसको पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति निष्कर्ष निकाल सकता था, उसमें भी निकाला गया था कि हमारे स्थान पर उपलब्ध जो फल है, जो सब्जी है, वही सस्ती भी है, हमारे लिए पोषक भी है, हमको उसका प्रयोग करना चाहिए। अब ये अवेयरनेस वाली चीज है। समाचार पत्र में निकाला, जैसे मैंने पढ़ा, मेरे जैसे लाखों लोगों ने पढ़ा। दूसरा, और अधिक साहित्य की आवश्यकता लगती है। आज के समय में लॉजिकली समझाने की आवश्यकता है। छोटा बच्चा रहता है, उसको भी समझाना पड़ता है। हाँ, ऐसा लॉजिक जो उसको समझ में आए। वेस्टर्न कंट्रीज में जो होता है, वहां की जलवायु, मौसम, उपलब्धता ज्यादा है। हमारे देश का जलवायु, मौसम अलग है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक है। तो हमको लॉजिकली आगे आने वाली पीढ़ी को और अपने समकक्ष व्यक्तियों को समझाना। और तीसरी चीज, टर्मिनोलॉजी, कि आज की टर्मिनोलॉजी में समझाना पड़ेगा। जिस भाषा को आज की पीढ़ी जानती है, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, आयु के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, स्थान माने नगरीय व्यक्ति तो नगर के हिसाब से, ग्रामीण व्यक्ति तो ग्राम के हिसाब से समझाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जागरूकता में महिलाओं को भी बताना पड़ेगा कि भोजन में भाव का महत्व होता है। हम टीवी देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया पर लगे हैं और हम भोजन बना रहे हैं। हम कान में ईयरफोन लगाए गाने का मजा ले रहे हैं, हम भोजन बना रहे हैं। भोजन कभी भी अच्छा नहीं बनता जब तक बनाने वाले का ध्यान, पूरी ऊर्जा उस भोजन में नहीं लगेगी, तब तक भोजन स्वादिष्ट नहीं बनेगा। हम ध्यान करें कि जब कभी सामूहिक भोजन होता है या हम कभी होटल में भोजन करते हैं, भोजन के बनाने वाले पदार्थ, वस्तुएं वही होती जो हमारे घर में होती, लेकिन हमारे घर में किसी भी प्रियजन के द्वारा बनाया गया भोजन, हमारी माता जी, पत्नी, बहन, कोई भी प्रियजन होगा, उसके द्वारा बनाया गया भोजन बहुत प्रिय लगता है, स्वादिष्ट लगता है। इवन कहां तक कि भगवान का प्रसाद जो लोग बनाते हैं, ये सोच के बनाते हैं कि हम ये भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं, भगवान का भोग लगेगा। वस्तुएं वही होने के बावजूद भी उनका स्वाद, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू ये अधिक हो। और इसीलिए मैं जब कभी महिलाओं को इंटरेक्ट करता हूं तो बोलता हूं कि भोजन बनाते समय ध्यान करिए हम किसके लिए बना रहे हैं, अपने पति के लिए, अपने माताजी के लिए, अपने पिताजी के लिए, अपने बच्चों के लिए। किसी का स्वाद कैसा है, किसी को क्या अच्छा लगता है, ये सोच करके बनाइए। तो भोजन में भाव कम है। भारतीय संस्कृति में उत्सव है, पूजा पद्धति है, वहां पर भी ट्रेडिशनल भोजन की पद्धति है। हम पूजा पाठ करते हैं, पंडित जी कहते हैं ऋतुफल चढ़ाइए। ये ऋतुफल क्यों बोलते हैं? क्यों? उनको मालूम है कि जिस सीजन में जो फल उपलब्ध होगा वही चढ़ाया जाता है, वहां पर ही वही व्यवस्था है। और इसीलिए अवेयरनेस ये बहुत बड़ी चीज है आज के समय में। हम कोई भी लॉजिकली चाहिए, टर्मिनोलॉजी वाइज चाहिए। दूसरी चीज है मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए सरकार भी एक बड़ा पहलू है कि कैसे हम ट्रेडिशनल भोजन को और अधिक महत्व दें। कुछ सामाजिक संगठन भी इस दिशा में काम करते हैं और बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो पीपीपी मॉडल पर चलते हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में, कि जहां पर जिनके माध्यम से हम बहुत सारी फसलें, बहुत सारे भोजन के पदार्थ हम उगा सकते हैं। अवेयरनेस आज के समय में। तीसरी चीज है प्रेजेंटेशन। ये जो प्रेजेंटेशन है, हम कैसा प्रेजेंट करते हैं, हम थोड़ा ध्यान करते हैं। योग तो पहले भी था हमारे यहाँ पर, इतने लंबे समय से लोग अभ्यास करते थे। टीवी पर प्रातःकाल लगभग हर चैनल पर कुछ ना कुछ अभ्यास आता था। लेकिन आज से 20-25 वर्ष पहले स्वामी रामदेव जी ने थोड़ा पंप एंड शो के साथ, सरल पद्धति के साथ रोजाना करना शुरू किया, अच्छी कमेंट्री के साथ।
तो उनके फॉलोअर्स बढ़ गए। योग था लेकिन उतने लोग पालन नहीं करते थे। लेकिन जब वो उन्होंने कराना शुरू किया, कमेंट्री करना शुरू किया, तो लोग घर में हो बाहर हो अभ्यास करते हैं। सबको लगने लगा कि हम छोटी छोटी क्रिया से बड़े बड़े रोगों को दूर कर सकते हैं, तो हमको थोड़ा समय निकाल के करना चाहिए। और वही कपालभाति, वही अनुलोम विलोम, वही सूर्य नमस्कार, छोटी छोटी चीजें। और इस कारण से ये जो प्रेजेंटेशन है ये कैसा है होना चाहिए। और एक उदाहरण हमने देखा होगा, कॉलगेट का उदाहरण विज्ञापन आता था पहले, कि परिस्थिति बदली तो विज्ञापन बदला। पहले वो मंजन के बारे में कहते थे, मोटा मंजन है, दांत की एनामेल को खराब कर देता है, बारीक पाउडर लीजिए, दांत की पॉलिश को सुरक्षित रखता है। कहते थे नमक से खराब हो जाएगा, चारकोल से दांत खराब हो जाएंगे। आज वही कॉलगेट क्या बोलता है, जब दंत क्रांति, वीको, ये सारे मंजन आ गए तो नहीं, मेरे कॉलगेट में नमक है, मेरे में आयुर्वेद की शक्ति है, चारकोल है। ये वातावरण का प्रभाव। और हम कैसा प्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए ऐसा प्रेजेंटेशन जो सर्वग्राही हो, सोशल एक्सेप्टेंस हो। केवल इतना ही नहीं, हमको ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ाना पड़ेगा। उस ऑर्गेनिक के लिए भी आज की पीढ़ी को स्वीकार कराने के लिए कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, ये न्यूट्रिशन वैल्यू लिखने से लोग आजकल समझने लगे। आज ऑर्गेनिक के नाम पर कुछ तो भी बिक्री करते हैं, वो वास्तव में ऑर्गेनिक है कि नहीं ये मालूम नहीं पड़ता। जो कुछ लोग जानकार हैं, सूंघ करके साइड से वो अनुमान लगा लेते। तो ऐसे ऑर्गेनिक के स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए। अन्न है, दाल है, फल है, सब्जी है, और इनकी उपलब्धता भी चाहिए। कि एक बार वायुमंडल हुआ तो उपलब्ध नहीं हुआ तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। और कंपैरेटिव रिसर्च भी चाहिए। कंपैरेटिव रिसर्च जितनी अच्छी होगी उतना ही हम अच्छा परिणाम निकाल सकेंगे। और इसीलिए ये तीसरा पहलू है प्रेजेंटेशन। चौथा और अंतिम है कि कुछ समाज को प्रेरणा देने के लिए मॉडल करने का। कि हमारे पास ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कोई भी दवा नहीं लेते पूरे जीवन भर, अपनी दिनचर्या ठीक रखते हैं, स्वस्थ जीवन शैली है, आहार विहार ठीक रखते हैं, स्वयं में एक मॉडल है। हमारे आरोग्य भारती के अभी तक प्रचारक थे, प्रचारक हैं अभी भी, वे मेरे से पहले संयोजक थे श्रीमान भास्कर राजू कुलकर्णी। उनकी आयु होगी लगभग 86-87 वर्ष। इतने सक्रिय रहते हैं, कोई बीमारी नहीं आज तक उनको, कोई दवा नहीं लेते, नियमित सामान्य भोजन, मॉडल है वो स्वस्थ है। ऐसे ही क्या हम अपने परिवार को एक मॉडल परिवार, स्वस्थ परिवार के रूप में डेवलप कर सकते हैं क्या? हम ग्राम है तो ग्राम को डेवलप कर सकते हैं क्या? इवन हम कभी कभी प्रयोग के रूप में कोई ना कोई कार्यक्रम में प्रयोग कर सकते हैं। आरोग्य भारती में 2014 में हमारी अखिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक राजकोट में हुई। वहां के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि हम आने वाले सभी प्रतिनिधियों को देशी घी में भोजन कराएंगे और ऑर्गेनिक भोजन। हम कल्पना कर सकते हैं क्या 2.5 दिन में उन्होंने 167 व्यंजन खिलाए, सभी ऑर्गेनिक। अंत में जो कार्यकर्ता सारा नियोजन करने वाला था वो पर्दे के पीछे से सामने नहीं आता था, किसी दूसरे बहाने से बुलाया हमने उसका परिचय कराने के लिए, जिसके कारण से हमको इतना अच्छा भोजन मिला। तो किसी एक कार्यकर्ता ने जो बाहर से आया था प्रश्न पूछा कि आप ऑर्गेनिक कह रहे हो, देशी घी कह रहे हो, हमको कैसे मालूम पड़ेगा हम ऑर्गेनिक खा रहे हैं, देशी घी खा रहे हैं? उस कार्यकर्ता ने बड़े सरलता से उत्तर दिया, बोले आप इतना भोजन कर रहे हो कि 167 व्यंजन हमने आपको दिए अभी तक। कार्यक्रम को वो समारोह खत्म, और इतना खाने के बावजूद भी आपका पेट खराब हो गया किसी का? आपको खाने के बाद कोई सुस्ती आई क्या? आप बराबर अलर्ट हो। इतना खाने के बाद भी, इतने आइटम खाने के बावजूद भी पाचन तंत्र भी ठीक है, आप अलर्टनेस भी है,
यही इसका परिचय है कि आप ऑर्गेनिक खा रहे हो और देशी घी खा रहे हो। कहने का तात्पर्य कि हमारा जो ट्रेडिशनल भोजन मोटा अन्न है, फाइब्रस फूड है, पहले से चला आया है, उसका जो मूल भाव है फाइब्रस सिस्टम, ऑर्गेनिक सिस्टम, वो बना के रखा, तो हम आज भी सभी को भोजन ही नहीं देंगे, हर समय पोषण भी दे सकते। केवल पोषण ही नहीं देंगे तो हम मॉडल खड़े कर सकते हैं, स्वयं से लेकर परिवार और समाज के मॉडल। उसका परिणाम कि हम सब मिलकर ये जो न्यूट्रिशनल सप्ताह चल रहा है, इसमें से हमने अगर अपने अपने से कुछ कुछ प्रारंभ करना शुरू कर दिया ऑर्गेनिक के बारे में, मोटे अन्न के बारे में, तो हम देखेंगे कि हम तो स्वस्थ होंगे ही होंगे, परिवार भी स्वस्थ होगा। प्रारंभ में लगेगा शायद ज्यादा खर्चा हो रहा है, लेकिन दवा, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो दवाओं का खर्चा बचेगा, तो टोटल पैसा बच ही जाएगा। और इसीलिए इस न्यूट्रिशनल वीक में ये ट्रेडिशनल जो हमारा भोजन है, अप्रोच है, इसको हम कैसे समाज में लागू कर सकते हैं, तो मैंने ऐसे ही सोचते अवेयरनेस, मोटिवेशन, प्रिवेंशन और मॉडल खड़ी करना, AMPM विकसित हुए। तो मुझे लगता है कि इस विषय में मुझे इतना ही बोलना चाहिए। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सर। व्यवहारिक बोधन के लिए व्यवहारिक ज्ञान से भरा हुआ बोधन था। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मुझे याद है, मैंने भी अपनी माँ से सुनी है कि जो सीजनल सब्जियां मिलती हैं, सीजनल फल मिलते हैं, बजाय हम सेब अनार नहीं खा सकते, जो हमें मिल रहा है हम उसी पर केंद्रित करें। और आपने पूरा एक समेकित दृष्टिकोण दिया आंकड़ों के साथ, और हमारे जो उपलब्धता है हमारे आसपास के शहरों में, नगरों में, जलवायु के अनुसार, निश्चित रूप से यदि हम लोग उसके साथ अपने भोजन, आहार विहार का पालन करें तो अति उत्तम होगा। और सबसे बड़ी बात, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा अन्न, दोनों ही बातें एक दूसरे को पूरक करती हैं। जिस मन से हम भोजन पकाते हैं वैसे ही उसकी तासीर हो जाती है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ अपने अगले वक्ता की तरफ, और हमारे अगले वक्ता हैं आज के इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, और तोमर सर अगली अपना वक्तव्य रखेंगे, जो बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन इन आयुर्वेदा एंड विद स्पेशल रेफरेंस टू आत्मनिर्भर भारत। सर के बारे में जैसे हम सभी जानते हैं, सर विश्व आयुर्वेद मिशन के प्रेसिडेंट हैं, और आयुर्वेद को उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण के साथ दिया है। उसमें बहुत ही सराहनीय, उल्लेखनीय कार्य किए, और उससे प्रभावित होकर राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने उनको फेलो ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ से सम्मानित भी किया अभी हाल में ही, और उत्तर प्रदेश से उनका इकलौता चयन किया गया था। ये निश्चित रूप से बहुत गर्व की बात है हम सभी के लिए। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके वक्तव्य के लिए। हेलो जी सर, आ रही है आवाज आपकी। Am I audible? Okay. आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर वार्ष्णेय जी ने अपने बड़े सामाजिक और व्यावहारिक उद्बोधन से समाज में संदेश देने के लिए इस विधा के संदर्भ में जो विचार प्रकट किए हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है और अनुकरणीय है। हमारा दायित्व केवल यही समाप्त नहीं होता कि वहां वेबिनार अटेंड करने के बाद चले जाएं, भूल जाएं। उन्होंने जो संदेश दिया है, ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम जन सामान्य में उनको प्रचारित और प्रसारित करने का प्रयास करें। साथियों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे डॉक्टर DP आर्या जी, जो कि हम इनको राजदूत कहते हैं। आप विश्व आयुर्वेद मिशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, और आपने व्यावहारिक रूप से बहुत कार्य किया है जन सामान्य में, कैंप्स लगा करके जागरूकता उत्पन्न करने के लिए।
आयुर्वेद के प्रति लोगों को रुझान पैदा करने के लिए, तो मैं आपके इस प्रयास का मैं बहुत सम्मान करता हूं। और साथियों, आज मैं आयुर्वेद में पोषण के स्वरूप को आपके सामने व्यवहारिक रूप से रखना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, द सुटेबिलिटी ऑफ द डाइट शुड बी डिटरमिन्ड बाय अ पर्सन हिमसेल्फ। द डाइट शुड बी सिंपल, इजीली डाइजेस्टेबल एंड स्मॉल इन क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी का तात्पर्य ये कतई नहीं है कि आपको पोषक तत्वों की कमी रह जाए। इट मस्ट बी प्रॉपर, जिसकी वजह से आपको माल न्यूट्रिशन भी ना होने पाए, लेकिन आपकी पाचन शक्ति के अकॉर्डिंगली द क्वांटम ऑफ द फूड मस्ट बी लेस। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज वाटर शुड बी टेकन हाफ एन आवर आफ्टर मील। खाना खाने के बाद आधा घंटे के बाद आपको भोजन के बाद पानी पीने का प्रयास करना चाहिए। केवल आचमन कर लेना चाहिए। पानी एकदम पीने से आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनका डाइल्यूशन हो जाता है और उससे आपको परेशानी पैदा हो सकती है। आहार एंड आचार, डाइट एंड बिहेवियर आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन इन आयुर्वेद। जैसा कि हमारे वार्षिक सर ने आपके सामने रखा कि आपका भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम तो ये कहते हैं कि हम घर में जब भोजन बनाते हैं तो उसको अगर सवेरे आपको भोग लगाना है तो हम ये सोच के लगाते हैं कि ये प्रसाद है, तो भगवत प्रसाद को जब तैयार करने में हम तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें भावना हमारी अलग होती है, तो उसके अंदर रुचिकर भी हो जाता है, सर्वग्राही हो जाता है और कभी उसको नुकसान पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं है। न्यूट्रिशन, इजीली डाइजेस्टेबल, सात्विक डाइट ऑलवेज बीन प्रेफर्ड बाय द पर्संस। सात्विक आहार को ही हमें कोशिश करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ओवर ईटिंग, कंजम्पशन ऑफ द राजस एंड तामस डाइट should be avoided. The basic theme of the good diet lies in the mitahar, which stands for the small quantity and easily digestible food. अब देखिए कितना बड़ा संदेश हमारे धर्मशास्त्रों में दिया गया है। आयुर्वेद कहता है द्वौ भागौ पूरयेद अन्नाय तोयेन एकम प्रपूरयेत वायोः संचारणार्थाय चतुर्थम अवशेषयेत। इतना उत्कृष्ट उपदेश दिया गया है कि हाफ ऑफ द स्टमक should be filled with the solid food. स्टमक का आधा भाग जो है सॉलिड फूड से हमें भरना चाहिए। 1/4 with the liquids, एक चौथाई भाग हमें लिक्विड से भरना चाहिए। एंड रेस्ट 1/4 should be left empty for air and easy digestion of the food. चौथा हिस्सा हमको वायु के संचारण के लिए खाली छोड़ देना चाहिए, जिससे प्रॉपर तरीके से वो खाना हमारा ग्राइंड हो जाए और वो पाचन हमारा सही तरीके से हो जाए। ठूस कर जो अन्न भर लेते हैं कि हम इतनी क्वांटिटी नहीं है उससे अधिक खा लेते हैं, तो निश्चित रूप से गैस की समस्या होना, इंडाइजेशन होना, क्योंकि यही सारे रोगों की जननी है। जहां आपको अपचन हुआ, इंडाइजेशन हुआ, तो आम की उत्पत्ति हुई। ये आम की उत्पत्ति ही तमाम रोगों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होती है। तो इसको हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, तभी हम अपने आप को सही रख सकते हैं। आयुर्वेद में कहा गया कि नरो हिताहार विहार से भी समीक्षिकारो विषयेषु सकता। सबसे पहले कहा नरो हिताहार विहार से भी। हिताहार और विहार का सेवन करना ही सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। तो हमको आहार के संदर्भ में ये बात विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा आहार हमारे लिए हितकर है और कौन सा आहार हमारे लिए अहितकर है। यही हमारे यहाँ कहा गया है। मिथ्या आहार के संदर्भ में आयुर्वेद कहता है कि हमारे यहाँ कहा है कि आयुर्वेद में अकाले चाति मात्रम चहि असात्म्यम यच्च भोजनम मिथ्याहारम इत्युक्तम सदातम परिवर्जयेत्। अकाले चाति मात्रम, अकाल भोजन करना। पता लगा कि अभी शायद भाषण जी ने किसी सेमिनार में कोट किया था, क्या किसी व्यक्ति ने कोट किया था कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज का एक मेस का जो रसोईया था वो हमको दिखाने, मेरे पास दिखाने एक आया, चर्चा किया हमसे कि हम जो है रात को बड़ी देर में सो पाते हैं। क्यों कि 3 बजे तक हमारे यहाँ जो मेस चलती है। बच्चे जो है कोई 3 बजे डिनर करता है, कोई रात को 2 बजे डिनर करता है। तो ये जो परंपरा है अकाल भोजन है, ये अकाल भोजन सबसे बड़ा रोग कारक कारण है। अकाले चाति मात्रम च, अति मात्रा में भोजन करना, एक्सेसिव क्वांटिटी, दैट इज इक्वली डेंजरस। वो आपका पचेगा ही नहीं। चाहे असात्म्यम यच्च भोजनम, असात मीन्स अनसूटेबल डाइट विच इज कॉन्ट्ररी टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आपके शरीर के लिए वो उपकारक नहीं है और आपके लिए होलसम नहीं है। तो क्या करेगा कि आपको एलर्जी क्रिएट कर सकता है, आप तमाम बीमारी पैदा कर सकता है असात्म्य भोजन।
अकाले चाति मात्रम चय असात्मम यच्च भोजनम मिथ्या आहारम युक्तम सदातम परिवर्जय। ये मिथ्या आहार है, तो इसका हमें परित्याग करना चाहिए। साथियों, आयुर्वेद जो हमारा शास्त्र है उसमें 3 उपस्तंभ बताए गए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। यहां आहार का नाम पहले आया क्योंकि आहार ही जो आपका न्यूट्रिशन डायनेमिक्स है, दैट इज सपोज टू बी द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। एज यू ऑल आर अवेयर, इट इज the description of Ayurveda that it is clearly mentioned, आहार संभवो वस्तु रोगश्च आहार संभव। इस शरीर का जो निर्माण होता है वो आहार से ही होता है, और रोगश्च आहार संभव, रोग भी आहार से उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमको हितकर और अहितकर आहार का विचार करके ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, आहारश्च विहारश्च यह दोष गुणै समः धातुवे विगुणश्चापि स्वतसाम से प्रदूषका। ये जो दूषित आहार है, असात्म्य आहार है, अहितकर आहार है, ये शरीर के माइक्रो सर्कुलेशन से लेकर के कंप्लीट बॉडी के टिश्यूज को डैमेज करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए हमको आहार के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, आचार्य लोलिम्बराज ने बड़ी अच्छी बात आपके सामने रखी। लोलिम्बराज का जो कथन है वो आज मैं हमेशा याद रखता हूं और लोगों को बताता भी हूं कि उनका लोलिम्बराज का मानना था कि पथ्ये सतिकदार्थस्य किमौषध निषेवणै, पथ्ये असतिकदार्थस्य किमौषध निषेवणै। जो व्यक्ति पथ्य का सेवन करता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किमौषध निषेवणै, उसको औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है। और पथ्ये असतिकदार्थस्य, जो व्यक्ति पथ्य का सेवन नहीं करता, किमौषध निषेवणै, उसको औषधि सेवन से कोई लाभ नहीं है। ये उत्कृष्ट कोटि की परिकल्पना आयुर्वेद करता है। इससे साथियों, हमको पोषण के संदर्भ में आयुर्वेद की बातों को ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ऋग्वेद में ये ऋचा आई है, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है। कितना उत्कृष्ट बात है जो कि आज हम इस वर्ष के थीम में देख रहे हैं, राइट, ईट राइट, बाइट बाय बाइट। कितनी उत्कृष्ट बात है। हितभुक, वही भोजन करिए जो हितकारी हो। मितभुक, ट्राई टू कंज्यूम द लेस क्वांटिटी ऑफ द फूड एज डिजायर। देन ऋतभुक, जैसा कि भाषणी जी ने आपके सामने कहा, भगवान पे भोग भी लगता है तो मौसमी फल का। और अशाक भुक, वर्षा ऋतु का जो सीजन चल रहा है, इसमें पत्ते वाली साग सब्जी का प्रयोग बिल्कुल न करें। तो ये सारी परिकल्पनाएं आहार के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात डॉक्टर भाई के शर्मा जी ने आपके सामने रखी, वासना जी ने आपके सामने रखी, कि जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश में उत्पन्न अन्न, उस देश में उत्पन्न औषधि, उस देश में उत्पन्न सब्जी, ये सब ही आपके लिए लाभकारी हैं। ट्राई टू कंज्यूम दोज फूड आर्टिकल्स, दोज वेजिटेबल्स, दोज फ्रूट्स which are available and grown in your own soil। क्योंकि देश और काल का बड़ा ही महत्व है, काल का, ऋतु का और देश का। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको अगर साउथ इंडिया में किसी पेशेंट को डायबिटीज होती है तो हम देखते हैं कि उसको हम नहीं कह सकते कि नो राइस, नो पोटैटो, नो शुगर, बिकॉज राइस इज सपोज्ड टू बी द मेन डाइट ऑफ द इंडिविजुअल। हमको सोचना पड़ता है वहां कि which variety of the rice is having less glycemic index, then we will have to decide to recommend the special variety of the rice which can be given to those persons। उसी प्रकार से हमको यहाँ पर जो गेहूं की बात चल रही है, मुझे याद आता है कि हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग किया हुआ है और उन्होंने हमको गेहूं ला करके दिया, सोयाबीन ला करके दिया, चना ला करके दिया और जौ ला करके दिया। तो मैंने एक आटा बनवाया, 5 किलो गेहूं, 2 किलो जौ, 2 किलो चना और 1 किलो सोयाबीन। आप आश्चर्य करेंगे, इतनी स्वादिष्ट रोटी, इतनी स्वादिष्ट चपाती कभी मैंने जिंदगी में अनुभव नहीं किया होगा। उसके अंदर फाइबर भी था और उसको खाने के बाद यू नीड नॉट टू टेक एनी पर्गेटिव, आपको कॉन्स्टिपेशन हो ही नहीं सकता। जब स्थिति ये आ गई है कि अमेरिका में चोकर के बिस्किट मिलते हैं क्योंकि वहां फाइबर फूड ही नहीं है, और आपको जब फाइबर फूड अवेलेबल है तो आप टिन्ड फूड का प्रयोग कर रहे हैं। आप ट्रेडिशनल रेसिपीज को भूल करके आप पिज्जा, बर्गर और नूडल से संस्कृति में जा रहे हैं, जंक फूड की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं। अपना जो स्टेपल फूड है उसको हम भूल जा रहे हैं। तो हमको हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए। साथियों, इस संदर्भ में आहार के जो 8 नियम आचार्य चरक ने बताए,
अष्टविध आहार विशेष आयतनानि। इनका हम अगर ध्यान रखें, प्रकृति, करण, संयोग, रास, देश, काल, उपयोगिता और उपयोग संस्था, यदि आप ध्यान रखें तो आप देखिए मात्रा सी स्यात्, हमेशा याद रखिए कि भोजन का प्रयोग मात्रा में ही करें, उपयुक्त मात्रा में करें। और काल भोजनम, काल भोजन में इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रातःकाल किस समय भोजन करना चाहिए। जब आपको क्षुधा प्रवृत्त हो रही है, आपने भोजन नहीं किया, तो अल्टीमेटली इट विल कॉज सेवरल डिसीजेस जस्ट लाइक अम्ल पित्त, देयर माइट बी पेप्टिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी इज द कॉमन प्रॉब्लम। तो हमको अकाल भोजन के बारे में हमेशा परिहार करना चाहिए और संयोग याद रखना चाहिए कि एक भोजन को दूसरे भोजन में मिलाते समय किस प्रकार की परेशानियां पैदा होती हैं। जो असात्विक भोजन है, जिसको हम कहते हैं विरुद्ध आहार, इनकॉम्पेटिबल डाइट, इज द कॉमन कॉज ऑफ द एलर्जी। हम देखते हैं कि दही में हम लोग नमक मिलाकर के रायता बनाते हैं, ये असात्व है, ये आपका कॉन्ट्रेरी है, विरुद्ध भोजन है। तो इसके कारण तमाम तरह के रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। आवश्यक नहीं है कि आज आपको कोई तकलीफ हुआ, आज आपने भोजन किया, आज आपको तकलीफ हो गई। Sometimes allergy may precipitate after the lapse of the time. Sometimes it may be precipitated without taking any drug. कभी भी प्रकट हो सकती है और कभी खाने के तुरंत बाद भी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसका हम विशेष ध्यान रखें, राशि का, देश का, काल का। जैसे हमने बताया कि हमारे यहाँ गर्मी सर्दी के सीजन में बाजरे की रोटी, मिलेट्स का, अभी आपको भट्ट साहब आपके सामने बताएंगे, रागी और मिलेट्स के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। ये सारे मोटे अन्न जो हैं वो फाइबर फूड आपके कोलन को हेल्दी करने के लिए ही हैं। और हमारे यहाँ जो है पथ्यम पथ्यो अनपेतम यद्यच्योतम मनसा प्रियम। पथ्य वो होता है जो हमारे पथ माने शरीर के स्रोतसों को लाभकारक हो, आपको कोई नुकसान न पहुंचाए, वही उसी को हम पथ्य मानते हैं। दूसरा, आचार्य सुश्रुत ने 12 आसन विचार बताए, जिसमें शीत और उष्ण, अधिक शीत ठंडा भोजन फ्रिज में रखा हुआ चिल्ड नहीं खाना चाहिए, अत्यंत उष्ण भोजन करने का भी विधान नहीं है। स्निग्ध रुक्ष अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल, क्योंकि आयुर्वेद हमेशा इंडिविजुअलिस्टिक पैरामीटर पर काम करता है। योग मासाम तो योग विद्या देश कालोपपादितम पुरुषम पुरुषम बीच सगेयो विश्वोत्तमा। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम किसका प्रयोग करें, कैसे करें। और शुष्क और द्रव, जहां आनुप प्रदेश हो, जलीय प्रदेश हो, वहां पर हमें शुष्क भोजन करना चाहिए। और जहां पर राजस्थान या रेगिस्तान जैसा प्रदेश हो, वहां पर हमें द्रव भोजन पर ज्यादा जोर देना चाहिए। एक कालिक भोजन कहाँ करना है, द्विकालिक भोजन कहाँ करना है, औषधि युक्त भोजन। जस्ट आई एम टेलिंग यू, किसी को गैस की समस्या होती है तो हम बताते हैं कि रोटी के प्रथम कवल से हिंगवाष्टक चूर्ण को घृत में मिश्रित कर सान करके प्रथम कवल से आप लीजिए, तो आपकी जठराग्नि भी प्रदीप्त होगी और आपका पाचन सही होगा और आपको गैस की समस्या नहीं रहेगी। अनुभव करके आप देखिए, ये आयुर्वेदीय औषधि का सिद्धांत है सुश्रुत का। मिताहार, समन आहार और सामान्य आहार, इनका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। आहार जो है अग्नि के सापेक्ष होना चाहिए। अगर आपको तीव्र क्षुधा लग रही है, भूख लग रही है और आपने 2 रोटी खाने के बाद छोड़ दिया, तो यह आपको नुकसान पैदा कर सकता है। क्यों? सम प्रकोपो दोषाणाम सर्वेषाम अग्नि संसतो रोगा सर्वे मंदे अग्नौ। आयुर्वेद ये कहता है कि मंदाग्नि ही सभी रोगों का कारण है। यही नहीं, चरक कहता है कि शांते अग्नौ म्रियते युक्ते चिरम जीवंत रामया रोगी शाद विकृतम मूलम तस्मात् अग्नि रुच्यते। अग्नि ही जीवन को प्रशस्त रखने के लिए, अरुज रखने के लिए, बिना रोग के रखने के लिए आवश्यक होती है। तो हमको अग्नि के सापेक्ष भोजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अग्नि के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमासता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो अग्नि जो है भगवान प्रभु का स्वरूप है। तो आप अग्नि के सापेक्ष भोजन करें और साथ साथ में एक ध्यान रखें कि षड्रस भोजन की जो परिकल्पना है उसका हमको प्रयोग करना चाहिए। और सात्विक आहार विशेष रूप से हमारे यहाँ जो बताए गए हैं, गेहूं, साबूदाना, मूंग। एक चर्चा में आपके साथ बताना चाहूंगा कि मूंग और उड़द के संदर्भ में एक कार्यक्रम में झांसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने एक चर्चा में हम भाग ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मूंग की दाल एंड उड़द की दाल। यू आर टेलिंग मूंग की दाल इज लघु एंड उड़द की दाल इज गुरु। इट्स नॉट पॉसिबल। बेसिकली ही वाज साइंटिस्ट,
वो केमिस्ट थे, और 6 महीने के बाद एक कार्यक्रम में पुनः मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कोट किया कि डॉक्टर तोमर वाज कोटिंग दिस थिंग कि मूंग की दाल लघु होती है और उड़द की दाल गुरु होती है। जब मैंने एनालाइज किया कि जो एमिनो एसिड्स की चेन्स होती हैं, दे आर वेरी सिंपल चेन्स इन मूंग की दाल एंड दी चेन्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन उड़द की दाल। तो ये सिद्ध हो जाता है कि आयुर्वेद महर्षियों की जो परिकल्पना है अपने आप में सत्य है। तो मूंग की दाल सर्वथा जो है रोग पथ्य होती है और सात्विक होती है। नींबू है, किशमिश है, ताल मखाना है, परवल, लौकी, गोदुग्ध, गोघृत, मक्खन और दही, ये हमारे सात्विक आहार की श्रेणी में आते हैं। राजस आहार में मक्का है, श्यामा, कोदरब माने कोदों, कुत्थी, आम, अनार, फालसा, नाशपाती, बेर, बदर जो होता है, ये हमारे जो राजस आहार में आते हैं। चावल, अरहर, उड़द, सोयाबीन, अंगूर, संतरा, नारियल, तरबूज, खरबूज और कटहल, ये जो है हमारे तामसिक आहार में आते हैं। तो हमको अपनी प्रकृति के अनुकूल, प्रकृति के अनुसार कोरोना वॉरियर्स कैन कंज्यूम कंज्यूम सात्विक आहार एज मच एज पॉसिबल। अंत में मैं अपनी बात को यहां कंक्लूड करूंगा कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपने इस पोषक के तत्वों को, पोषण के सिद्धांतों को जगत के सामने रखना चाहिए और लोकल को वोकल करके लोकल को ग्लोबल बनाने का प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो रेमेडीज है, हमारा सत्तू है, हमारा जो दाल भरी पूड़ी है, ये सारे जो लोकल हमारी रेसिपीज हैं, इन रेसिपीज को हम किस प्रकार से प्रोपेगेट करें सो दैट इंडियन कम्युनिटी में कम से कम जो हमारे बच्चे आज स्टेपल फूड में जंक फूड का प्रयोग कर रहे हैं, यदि उसको ही हमने बचा ले गए तो निश्चित रूप से पोषण के स्तर को अपने देश में हम बढ़ा सकते हैं और अपने देश को इनके कंजम्पशन से, इनको उत्पादन करने वाले लोगों को जीविका की वृद्धि करेंगे। हम इकोनॉमिकली इनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और निश्चित रूप से हम इसमें लाभ पहुंचा सकते हैं। षड्रस आहार का प्रयोग करना चाहिए, ऋतु अनुसार हमें भोजन करना चाहिए, देश काल के सापेक्ष भोजन करना चाहिए। यदि आप केरला में गए हुए हैं तो आप केरला का भोजन करें, यदि आप नॉर्थ इंडिया में है तो नॉर्थ इंडिया का भोजन करें। मात्रा शिष्यात, मात्रावत भोजन करना चाहिए, काल भोजन करना चाहिए, अग्नि के सापेक्ष भोजन करना चाहिए और रोगानुसार पथ्य लें। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि यदि आपको 5 प्रकार की तकलीफें हो रही हैं, अश्च कुक्ष भवा रोगा प्रतिश्चाया व्रणज्वरा पंचेतौ पंचरात्रेण रोगा नश्यत लंघनात्, यह आहार रोग को उत्पन्न करने में भी उतना उत्तरदायी है। यदि आपको अजीर्ण हो रहा है तो आप इन 5 चीजों को भूल जाइए। अक्ष कुक्ष आंख के रोग, कुक्ष माने पेट संबंधी रोग, प्रतिश्चाय माने जुकाम, व्रण और ज्वर, ये 5 रोग 5 रात्रि के लंघन से स्वयं नष्ट हो जाते हैं। यह लंघन का तात्पर्य केवल भोजन नहीं करना नहीं है, लंघनम लघु भोजना, ट्राई टू कंज्यूम लाइट डाइट इन द फॉर्म ऑफ द मूंग की दाल, निनुआ, लौकी, परवल, इनको आप सामान्य रूप से प्रयोग करें और कार्य की प्रकृति के अनुसार भोजन करें तो निश्चित रूप से हम लाभ पहुंचा सकते हैं। तो हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे देश की जो रेसिपीज हैं, उन रेसिपीज को इस फॉर्म में हमारे व्यापारियों को लाना चाहिए कि हमारा जन सामान्य उन जंक फूड, पिज्जा, नूडल्स और बर्गर की संस्कृति से निकल करके हमारे यहाँ के सत्तू, बेड़ई, ये प्रकार के जो भोजन है उनको हम प्रयोग अधिक से अधिक कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने आज यहाँ पर ये पोषण सप्ताह में आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में इन बातों को सुना। थैंक यू वेरी मच। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम लोग सुन रहे थे प्रोफेसर GS तोमर सर को, और उन्होंने आयुर्वेद की दृष्टि से भोजन का महत्व, काल का और उसकी उपयोगिता, व्यवहारिकता के संबंध में बहुत ही विस्तार से हमें जानकारी दी। और अब हम लोग कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक बात मैं जोड़ना चाहूँगी कि ये मंथ जो है पोषण माह के रूप में भी मनाया जा रहा है, ऐसा भारत सरकार ने इसको घोषित किया है। और अभी हाल में ही मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी चर्चा की, यथा अन्नम तथा मन्नम, जैसा भी भाई साहब भी बोल रहे थे। इसी कड़ी में हम लोग अब अगले वक्ता को सुनेंगे जो कि इलाहाबाद गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट से हैं, प्रोफेसर KN भट्ट सर। और आप सोशल साइंस
के साथ में रिसर्चर के साथ साथ आपका स्पेशलाइजेशन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, सोशल डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है। और सर इज इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में आप प्रोफेसर हैं जीवी साइंस इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर जब इकोनॉमिक्स की बात आती है तो निश्चित रूप से सारे फैक्टर्स मिलके एक दिशा तय करते हैं। और अगर हम यूएन की एक रिपोर्ट को देखें जो 2020 में जो भी रिलीज हुई है, और वो ये कहती है कि 189.2 मिलियन पीपल आर अंडर नरिश्ड, मतलब पूरी आबादी का 14% हमारे देश में अभी भी कुपोषण का शिकार है। तो मुझे लगता है कि सर के वक्तव्य से हमें एक नई दृष्टि से इस विषय को समझने में मदद मिलेगी। सर आपको मैं अनम्यूट का कमांड दे रही हूँ, आप अपने को अनम्यूट करें। Am I audible? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. आदरणीय प्रोफेसर तोमर साहब, इस सभा के मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार वासनी जी, प्रोफेसर वाईके शर्मा साहब, डॉक्टर मीनाक्षी जी, डॉक्टर अवनीश जी, सभी मित्रों, बहुत ही समयोचित आपने ये वेबिनार आयोजित किया है। मेरा साधुवाद। मैं अपना वक्तव्य खिचड़ी भाषा में रखूंगा क्योंकि अक्सर आदत अंग्रेजी में बोलने की है, लेकिन चाहता हूं हिंदी में ज्यादा बोलूंगा, लेकिन कुछ बीच बीच में अंग्रेजी का भी प्रयोग होगा, क्षमा करेंगे। मित्रों, आज हम भोजन की बात कर रहे हैं। हम अगर अपने पुरखों की दृष्टि पर ध्यान दें, उन्होंने कितनी प्रकृति से आत्मसात किया, प्रकृति से संवाद किया, प्रकृति से चीजों को लिया। मोटा मोटी पूरे विश्व में 3000 जो प्लांट्स हैं, उनसे हमें भोजन मिलता है जो आइडेंटिफाइड है। लेकिन आज का विश्व क्या कर रहा है, इस वैरायटी को मार के हम केवल 10 स्पीसीज को ही बो रहे हैं। उसमें सीरियल भी है, उसमें लेज्यूम्स भी हैं और उसमें ऑयल सीड्स भी हैं। 10। ये 80% विश्व की भूमि में बोए जाते हैं और उस 80% का भी जो आधा भाग है, भूभाग है, उसमें गेहूं, चावल और मक्का बोया जाता है। हम अपने को कितना सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति डाइवर्सिफाइड है, कॉम्प्लेक्स है, विविध है। तो हमारे मूल मंत्र ही यहीं से खत्म हो जाते हैं। अभी मीनाक्षी जी कह रही थी इंडिया में इतने मालन्यूट्रिशन है। मैं आपको विश्व का एक छोटा सा आंकड़ा दूं, लगभग 93 करोड़ लोग जो है क्रॉनिक हंगर से सफर कर रहे हैं सारे विश्व में। उसमें कुछ लोग, उसमें बहुत सारे लोग ओवरवेट हैं, ओबेस हैं। 1 बिलियन 100 करोड़ लोग जो है स्टारवेशन में है। 1/3 ग्लोबल पॉपुलेशन जो है मालन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज में है। ये कुछ आंकड़े मैं आपको देना चाहता हूं। चैलेंज आज का यही है कि हमें अपनी डाइवर्सिटी लानी होगी। कोविड का जिक्र जरूर करूंगा। कोविड काल ने, क्योंकि हम में से जो भी 100 वर्ष शतायु का भी है, तो उसने ये चीज नहीं देखी थी, क्योंकि इस तरह की महामारी 1918 और 20 के बीच 3 वर्ष तक रही थी, स्पेनिश फ्लू, और जिसमें सारे विश्व में अनुमान है कि 5-6 करोड़ लोग मरे थे। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि अकेले 4 करोड़ तो हिंदुस्तान में ही मरे थे।
और 3 साल रही थी। खैर एनीवे, हमारी स्मृति में, हमारी आने वाली जनरेशन में ये दुर्भाग्य के साथ कुछ अच्छाइयां भी ये हुई हैं कि आने वाली जनरेशन इस बात से सेंसिटाइज हो गई है कि इम्यूनिटी क्या है, अच्छा भोजन क्या है, अपने को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारा आयुर्वेद, प्रोफेसर तोमर ने तो बहुत इंटीग्रेटेड व्यू दिया है। मैं कुछ इंटीग्रेटेड व्यू देने नहीं आया हूं, मैं बहुत ही संक्षिप्त मिलेट्स पर अपना भाषण दूंगा, आपको अपना वक्तव्य प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। मित्रों, मैं सीधे मिलेट्स पर ही आता हूं। मिलेट्स 2 तरह के होते हैं। एक मेजर मिलेट्स होते हैं। मेजर मिलेट में 2 ही मिलेट हैं जो हिंदुस्तान में उगाए जाते हैं और सारे विश्व में उगाए जाते हैं। पहला है सोरगम, जिसको कहते हैं ज्वार, और दूसरा है पर्ल या स्पाइक्ड मिलेट, जिसको हम बाजरा बोलते हैं। ज्वार और बाजरा 2 ही मिलेट हैं मेजर मिलेट्स में, लेकिन 6 तरह के हमारे यहाँ माइनर मिलेट्स उगाए जाते हैं। माइनर मिलेट्स मेजर मिलेट्स की तुलना में कई गुना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन धान गेहूं की तुलना में ज्वार बाजरा भी बहुत अच्छे हैं, अति उत्तम है धान और गेहूं की तुलना में। लेकिन मेजर मिलेट्स की तुलना में माइनर मिलेट्स संजीवनी है हमारे जीवन के लिए। मैं उसको आपको बताता हूं। माइनर मिलेट्स हमारे यहाँ 6 उगाए जाते हैं। पहला मैं बोलूंगा फिंगर मिलेट, जिसको हम मडुआ बोलते हैं, रागी बोलते हैं। ये जो फिंगर मिलेट है, इसको हम, जैसे गेहूं का छिलका निकालना बड़ा मुश्किल काम है, उसी तरह से फिंगर मिलेट का छिलका निकालना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए फिंगर मिलेट का आटा बनता है। और जो आगे के 5 मिलेट हैं, उसमें पोर्सो मिलेट, लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल और इटालियन मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट एंड कोदो मिलेट, ये जो 5 और मिलेट हैं, इनकी स्किन को चावल की तरह से आगे, धान की तरह से सेपरेट करके इनका राइस बनता है। साइज वाइज सारे के सारे मिलेट्स बिल्कुल राई के दाने जैसे ही होते हैं, सरसों के दाने जैसे ही होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, ग्रासी प्लांट्स होते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में 70 साल पहले तक हमारे कितने ही जनरेशन के फोरफादर्स ने मिलेट्स का ही उपभोग किया है, मिलेट्स को ही जिया है, मिलेट्स से ही निरोग रहे हैं वो। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि ये 6 के 6 मिलेट वर्चुअली एक्सटिंक्शन के कगार पर है, वर्चुअली एक्सटिंक्शन के कगार में। मैंने मिलेट्स पर काम करना शुरू किया था 2007 से। 2007 में तो कोई इनका नाम लेवा नहीं था। हम लोगों ने इस पर बहुत एक्टिविज्म किया है। मैंने सैकड़ों लेक्चर इसमें दिए हैं, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी तक इसमें लेक्चर देके आया हूं मैं, आईवी लीग यूनिवर्सिटी अमेरिका की, थाईलैंड में दिए हैं, कोरिया में दिए हैं, ईस्ट एशियन कंट्रीज में दिए हैं, बहुत जगह दिए हैं, इंडिया में तो सैकड़ों बार दिए। और दुर्भाग्य है कि आज जो बंगाली है, बंगाली में फिंगर मिलेट को मरुआ बोलते हैं, बंगला में, गुजराती में नागी या बावतो बोलते हैं, हिंदी में रागी या मड़ुआ बोलते हैं, कन्नड़ा में रागी बोलते हैं, मराठी में नगली बोलते हैं या नाचनी बोलते हैं, ओडिया में मंडिका, पंजाबी में मंडुका, तमिल में कैप्पल एंड तेलुगु में ये सब 5 के 5 मिलेट्स का यही हाल है। हर स्टेट में उसका नाम अलग लेते हैं। आप कन्याकुमारी से कश्मीर चले जाइए, आप राइस और व्हीट मांगिए, सब दे देंगे आपको। लेकिन आप बंबई में जाकर के अगर मड़ुआ मांगेंगे, कोई जानेगा नहीं आपको। इसको अर्थशास्त्र में हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। जब इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होती है तो वहां पर आदमी की डिफीट होती है। इंफॉर्मेशन इज पावर,
हमारे अपने अनाज की ही इंफॉर्मेशन नहीं है हम लोगों को सारे देश में। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ऑफ दिस। फिंगर में अब मित्रों में 5 मिनट्स को तो मैं आपको डिटेल में नहीं समझाने जा रहा हूं क्योंकि ये समय बहुत अल्प है। मैं फिंगर मिलेट की बात करता हूं, और जब मैं फिंगर मिलेट की बात करता हूं तो आप विश्वास मानिए 5 मिलेट इसी तरह की संजीवनी दाई है। इसको आप समझिए, जिस तरह से फिंगर मिलेट के गुण हैं उस तरह से पांचों के गुण हैं। किसी में कोई चीज अधिक है, किसी में दूसरी चीज अधिक है, किसी में आयरन अधिक है, किसी में कैल्शियम अधिक है, किसी में फाइबर मैक्सिमम है, किसी में आयरन मैक्सिमम है। तो इस तरह से मैं आपको इसका न्यूट्रिशन में आऊंगा। ये जो फिंगर मिलेट है वो वर्ल्ड में आज भी छठा महत्वपूर्ण मिलेट है। कहते हैं कि ये इथियोपिया से 3-4 हजार वर्ष पहले हिंदुस्तान आया था, और हिंदुस्तान में ये युगों युगों से और मिलेट्स भी बोए जाते हैं। मैं केवल फिंगर मिलेट की बात कर रहा हूं जो इथियोपिया से आया था। और इथियोपिया में, पूरे अफ्रीका में फिंगर मिलेट को लैक्टेटिंग मदर्स फूड बोलते हैं। अब आप समझ लीजिए, आप सारे लोग डॉक्टर हैं, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए जो बेस्ट भोजन होगा वो कितना अच्छा होगा। मित्रों, अब इसका बहुत सारा डेटा तो मैं नहीं दूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि ये जो 6 के 6 मिलेट मैंने आपको स्मॉल मिलेट बताए, ये क्लाइमेट चेंज कंप्लायंट क्रॉप्स हैं। क्लाइमेट चेंज कंप्लायंट क्रॉप क्यों कह रहा हूं मैं आपसे? क्लाइमेट चेंज ने क्या हाल कर रखा है दुनिया का वो आप सब जानते हैं। 2100 तक ये फोरकास्ट कर रहे हैं आईपीसीसी के विद्वान कि 2.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और पेरिस में जो COP21 हुआ है उस वक्त क्या हश्र हुआ? नोबडी इज एग्रीइंग विद द क्लाइमेट चेंज। इवन ट्रंप जैसे जो मैक्सिमम पोल्यूटर हैं वो कहते हैं क्या होता है क्लाइमेट चेंज, देयर इज नो क्लाइमेट चेंज। अगर 6.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो कल्पना करिए मित्रों, एग्रीकल्चरल जोन्स कैसे शिफ्ट हो जाएंगे। जहां पर धान गेहूं होता है वो धान गेहूं साइबेरिया में होने लगेगा, आर्कटिक में होने लगेगा, अंटार्कटिक में होने लगेगा। तो और जगहों का क्या होगा? जब एग्रेरियन जोन शिफ्ट होंगे, क्या हमारे पास क्लाइमेट चेंज कंप्लायंट क्रॉप भी हैं कुछ? यस। ये 6 के 6 मिलेट समुद्र की सतह से लेकर के 9000 फीट हिमालय बद्रीनाथ के गांवों तक फिंगर मिलेट होता है। मैं आयरलैंड गया था 2010 में। आयरलैंड जैसी एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी फिंगर मिलेट को मैंने खेतों में उगा हुआ देखा, लेकिन उसका दाना नहीं हो पाता। वो जानवरों के लिए इसको यूज करते हैं। क्यों करते हैं ये बाद में आपको बताऊंगा जब मैं न्यूट्रिशन फैक्ट में आऊंगा इसका। मित्रों, ये एक मिरेकल ग्रेन है। ये जो फिंगर मिलेट और ये 6 के 6 मिलेट हैं, ये बिल्कुल 1/6 1/10 कम वर्षा में पैदा हो जाते हैं धान, गेहूं और गन्ने की तुलना में। ये बिल्कुल रेनफेड एरियाज की क्रॉप्स है। अब हम अपने देश की स्थिति को समझें। हमारे देश में मित्रों 62% जोग्राफिकल एरिया, लगभग 20 करोड़ हेक्टेयर जमीन जो है वो रेनफेड एग्रीकल्चर की कैटेगरी में आती है, लगभग 62%। तो मित्रों, ऐसी जगहों पर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन क्रॉप्स को ले जा रहे हैं। क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन क्रॉप्स? यही धान और गेहूं को वहां भी उगाना चाहते हैं, जबकि इन खेतों में हमारे युगों युगों से 6 के 6 मिलेट्स पैदा किए गए। ये मिलेट्स जो है होलिस्टिक फार्मिंग सिस्टम है। मैं थोड़ा सा फार्मिंग सिस्टम पर इसलिए ध्यान दे रहा हूं कि हमारे मध्य आरएसएस के हमारे इस आरोग्य भारत के संयोजक महोदय भी हैं। मैं उनके संज्ञान के लिए विशेष रूप से ये कहना चाहता हूं कि आज हमारी सरकार है, अगर सरकार 2000 में
हम लोग 2 लोग इसके चक्कर में MS स्वामीनाथन साहब से मिले थे 2010 में, मिलेट्स को प्रोपोगेट करने के लिए। वो इसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में ले गए थे, सोनिया गांधी जी उस समय थी, तो उन्होंने इसको रिकमेंड किया था। प्रणब मुखर्जी जिनकी अभी डेथ हुई है, उनको रिकमेंड करके कहा था कि इसके लिए कुछ करिए। उन्होंने 2011-12 के बजट में 300 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे ये स्मॉल मिलेट्स के डेवलपमेंट के लिए। 25,000 गांवों में इसको करने के लिए कहा था। उसके बाद किसी और बजट में इसके लिए कोई प्रावधान आज तक नहीं हुआ है। और ये डिप्लीटिंग क्रॉप्स हैं, ये खत्म होने वाली हैं। अब इनके न्यूट्रिशन वैल्यूज को समझेंगे हम धीरे। शुगर केन को 2000 से 2200 mm रेनफॉल चाहिए, केले को सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल चाहिए, राइस को 1200 से 1300 mm रेनफॉल चाहिए, और मिलेट्स को 200 से 350 mm रेनफॉल चाहिए। आप कल्पना करिए वाटर डिफिशियंसी का क्या हाल है आज। इनको कोई इरिगेशन की जरूरत नहीं होती है। ये रेनफॉल कंपेयर टू शुगर केन, बनाना, इनको कुछ जरूरत नहीं है रेनफॉल की। ये मैंने बताया समुद्र की सतह से लेकर 9000 और आयरलैंड तक में मैं देख के आया हूं इसको। सीड के लिए नहीं, जानवरों के चारे के लिए मैं देख के आया हूं। और इनका प्रोडक्टिविटी लेवल भी मैं आपको बता दूं, जैसे धान का हमारे यहाँ है 2 से 3.5 टन पर हेक्टेयर, वही इसका भी लेवल है। और 90 से 100 दिन की एक क्रॉप होती है। और इसको केवल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चाहिए, इसको केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। अगर आप डालेंगे तो इसमें फॉलिएज तो आएगा, सीड्स नहीं आएंगे। ये पेस्ट फ्री क्रॉप है। एक छोटी सी कहानी सुना दूं। सत्यजीत ठाकुर, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, वो उस समय स्मॉल इंडस्ट्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, पहले यहाँ मिर्जापुर के कमिश्नर थे। मैं इसका लेक्चर IIM लखनऊ में देने के बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जीबी पंत जाने वाला था। मैंने उनको फोन किया, ठाकुर साहब मैं यहाँ IIM में हूँ, रात को 2 बजे मेरी ट्रेन है। उन्होंने जिद की मेरे घर आ जाओ, तो वहीं से मैं छोड़वा दूंगा। मित्रों, जब मैं उनके घर गया, वो नहीं पहुंचे थे, उनकी पत्नी आई, उन्होंने पानी पिलाया। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे, मेरे दिमाग में तो फिंगर मिलेट और मिलेट घूम रहा था। मैंने कहा आपके यहाँ रागी होता है क्या? उन्होंने कहा नहीं, हम तो ट्राइबल एरिया भिलाई के हैं, हमारे यहाँ रागी तो नहीं होता, कोदो होता है। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने कहा आप कोदो यूज करते हैं? कहने लगा हाँ भाई साहब बिल्कुल यूज करते हैं। कैसे? जो बोला वही मैं कोट कर रहा हूं आपको। 23 साल पहले ये 2 भाई अलग अलग हुए और हमको 50 कुंटल कोदो इनहेरिटेंस में मिला, और वो 23 साल पुराना कोदो की खीर खाते हैं हम रोज सुबह सुबह। 23 साल पुराने कोदो की खीर खाते हैं हम रोज सुबह सुबह। ये ज्ञान मुझको भी नहीं था। मैंने उनसे कहा कि आप क्या बात कह रहे हैं, ये संभव है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा कैन यू गिव मी इंटरव्यू इन कैमरा? कहने लगे बिल्कुल, डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल इन कैमरा इंटरव्यू ले लीजिए मेरा आप। तो मैं तो गदगद दंग रह गया। मेरी माताश्री से मैंने ये कहा, वो मेरी माताश्री अभी भी जिंदा हैं, वो 84 साल की हैं। उन्होंने बचपन में यही किया है। मैंने कहा माँ, ये कोदो जो है ये 23 साल कैसे इसका दाना जीवित रह सकता है? कहने लगे हाँ बेटा, मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम है। हम लोग जब इसको कूटते थे ओखली में तो किस्सा कहते थे, मतलब कोदो कहता था कहाँ हो रही है ये दम दम, मुझको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 7 लेयर की स्किन के बाद इसका अंदर जो है सीड होती है, चावल होता है, ये कोदो है। और अभी मैं अमरकंटक गया था, वहां से 7-8 किलो में इसका राइस लेके आया था, वो 1.5 साल चला मेरे खीर में। वहां इसको बड़ा अनाज बोलते हैं, ट्राइबल एरियाज में आज भी है। आप कल्पना करिए स्टोरेज लॉस का कितना, 30% हमारा स्टोरेज लॉस होता है धान गेहूं में। और कोदो की खीर और कोदो का राइस आप खाएं, वो 23 साल तक आप उसका, अगर उसका राइस न बनाएं वैसे ही रख दें तो 23 साल तक जिंदा रहेगा। मित्रों, मेरे पास इस पर बहुत कुछ बताने के लिए है, मैं टाइम का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ूंगा। अब मैं थोड़ा सा न्यूट्रिशन वैल्यू बता दूं इसकी। ध्यान दीजिएगा, मैं पहले ही बोल चुका हूं, 6 के 6 मिलेट्स का यही हाल है जो मैं फिंगर मिलेट के लिए बता रहा हूं। अब मैं फिंगर मिलेट के
फिंगर मिलेट जो है 3 से 5 गुना सुपीरियर है राइस और व्हीट की तुलना में, प्रोटीन्स में, मिनरल्स में और विटामिन में। अब मैं यहाँ पर केवल 3 चीजें आपके सम्मुख रखना, आप सभी लोग डॉक्टर्स हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। शरीर के लिए फाइबर कितना महत्वपूर्ण है हमारी आंतों के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए। लगभग मैक्सिमम रोग हमारे पेट से जनित होते हैं, वहां फाइबर नहीं मिलता। अभी बात हो रही थी, वाजपेयी जी ने भी कहा, सभी ने कहा, तोमर साहब ने भी कहा कि हम लोग तो मैदा खाने वाले हैं, वो चिप्स खाने वाले हैं और इटालियन पिज्जा खाने वाले हैं और चाइनीज मिन खाने वाले। तो मित्रों, हमें चाहिए फाइबर स्वास्थ्य के लिए। अब मैं बताऊं, फिंगर मिलेट में चावल की तुलना में 17.8 गुना फाइबर होता है, नेचुरल फाइबर। 17.8 गुना फाइबर इन कंपैरिजन टू राइस। अभी एक हमारी मध्य वक्ता महोदय ने बोला, सारे हिंदुस्तान में राइस सब खाते हैं और अपने को पॉलिश राइस खा के बीमार करते हैं। हमने फिंगर मिलेट को डिप्लीट कर दिया है देश से, और उसमें 17.8 गुना फाइबर है राइस की तुलना में। अब मैं आता हूं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट जो शरीर के लिए है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, वो है कैल्शियम। हमारी हड्डियों को बनाने से लेकर के, लैक्टेटिंग मदर से लेकर के सभी को कैल्शियम चाहिए, और ये राइस की तुलना में 34.4 गुना, परसेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, टाइम्स 34.4 टाइम्स मोर कैल्शियम in finger millet than rice. सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट, न्यूट्रिशन कंपोनेंट पर आता हूं मित्रों, वो है हमारे शरीर के लिए आयरन। हमारे ब्लड के लिए, हमारे ब्लड कैरियर्स के लिए, हमारे शरीर के लिए आयरन कितना महत्वपूर्ण है, आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू, यू आर डॉक्टर्स। ये राइस की तुलना में 20 गुना ज्यादा होता है इसमें मित्रों। इसमें बीटा कैरोटीन होता है एबंडेंट, और राइस में ऑलमोस्ट 0 होता है। मित्रों, हेल्थ सॉल्यूशन क्या क्या है इसके? ये कैल्शियम रिच फूड है, ये बोन फॉर्मेशन के लिए है। जापान में लोग रागी का सूप जन्म से मृत्यु तक लेते हैं। ये बात मुझे एक रिसर्च स्टूडेंट ने वहां बताई थी, जीबी पंत यूनिवर्सिटी में। बाद में जब मैंने बैंकॉक में इस पर लेक्चर दिया, तो वहां पर 7-8 जापानीज प्रोफेसर बैठे थे, दे ऑल रेज्ड हैंड्स। उन्होंने कहा कि हम इसको जन्म से मृत्यु तक खाते हैं, लेकिन इतनी डिटेल हमें नहीं मालूम थी। और जापान में सबसे ज्यादा लॉन्जिविटी जापान के लोगों की है। उनकी एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो 85 से ऊपर है, उसके ऊपर किसी की नहीं है वर्ल्ड में। वो इसी का सूप जन्म से मृत्यु तक लेते हैं। डायबिटिक सॉल्यूशन है ये। इसमें थियामाइन, रोबोफ्लेविन, क्रोमियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सारे के सारे डायबिटिक के पेशेंट के लिए जरूरी तत्व हैं। ये मुझसे बेहतर आप सब डॉक्टर समझते हैं। ये हाई हैं फिंगर मिलेट में, नेचुरल फॉर्म में है। और रागी सूप जो है, इसकी क्वालिटीज के लिए पेन किलर की तरह काम करता है ये, और ये बॉडी के टेम्परेचर को विंटर्स में मेंटेन करता है। पर्टिकुलरली जो अपनी हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो अपने को मोटापा नहीं चढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हाई फाइबर होता है, तो ये धीरे धीरे पाचन, आपको भूख नहीं लगने देता और पूरा न्यूट्रिएंट्स देता है। तो ये आपको दुबला करने में काफी सोल्यूशन है। सुदामा की पत्नी के मुंह से सुदामा चरित में नरोत्तम दास जी ने 1605 में ये लिखा है, कोदो के बारे में लिखा है। मैं यहाँ पर कोदो का जिक्र कर रहा हूँ, फिंगर मिलेट का नहीं, कोदो के बारे में। और सवा, दूसरा जो 6 में से दूसरा सवा है, तो उन्होंने लिखा है, उनका मैं कोट कर रहा हूं, कोदो सवा जुरितो भरी पेट, चाहत नाही दधि दूध मिठौती, शीत बितीत भयो शिशियात ही,
हो हटती पे तुम्हें न हटाती। मित्रों, इसका ये तात्पर्य है कि जिसके पेट में कोदो और सावा होगा उसको दूध दही और किसी भी तरह की घी की जरूरत नहीं है। ऐसे अनाज की जरूरत, जैसी पौष्टिक तत्वों की जरूरत नहीं है। यही बहुत है उसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। वो कहती हैं कि इतनी तेज शीत आई, इतना ठंड हुआ कि मेरे बदन में तो कपड़े हैं, मेरे पति के ही बदन में नहीं है, मेरे में कहाँ है। तो मैं इतनी शिशियाने लगी, मेरे को इतनी ठिठुरन हुई, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी, लेकिन ठंड तो मर गई, मैं जिंदा हूं क्योंकि मेरे पेट में कोदो और सावा था। ये है 1605 में सुदामा चरित में लिखा हुआ है। तो मित्रों, रागी के बहुत वैरायटी के फूड बन सकते हैं, स्प्राउटेड बनते हैं। मैंने जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी की होम साइंस की जो डीन है, एक्टिंग वाइस चांसलर भी रही कुछ दिनों, उनसे मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनवाए। इंडस्ट्री से हम लोगों ने डायलॉग किया, बहुत जगह इसको हमने प्रचारित किया। आज तो मैं अपना क्लेम तो नहीं लूंगा, मैं तो साथ से काम कर रहा हूं इस पर। आज ईश्वर की दया ऐसी है कि आज रागी के बिस्किट मिल रहे हैं, ये अनाज जो है मिक्स आटा मिल रहा है और इसका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। प्रणब मुखर्जी ने पहले बार बजट में इसके लिए प्रोविजन किया। आशा है सरकार तक आप रिकमेंडेशन भेजेंगे। आप आयुष मंत्रालय में तोमर साहब हैं, तो इसको आप वहां ले जाएंगे तो हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैंने खुद सुना है एक दिन रागी सावा कोदो के बारे में बोलते हुए, उनका मेरे पास क्लिप भी है। तो वो खुद सेंसिटाइज है। अगर ये बात वहां तक जाती है तो मेरा तो मन ये है कि इस देश में पुनः 60% रेनफेड लैंड में यही कोदो सावा 6 किस्म के मिलेट्स पैदा हों और हम ऐसी महामारी, कोविड जैसी महामारी से बच सकें। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो, हमारा फाइबर अच्छा हो, हमारा आयरन अच्छा हो, हमारा कैल्शियम अच्छा हो। तो इसमें हम स्प्राउटेड खा सकते हैं, रोस्टेड सीड्स ले सकते हैं, फ्लोर ले सकते हैं, चपाती बना सकते हैं, बेबी फूड की तरह ले सकते हैं, हलवा बर्फी बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, चिक्की, केक, रस्क, बिस्किट्स, ब्रेड, कचौड़ी, चीला, भेलपुरी, बाटी, पोहा, नमकीन, स्वाति, डोसा, इडली, कुछ भी बना सकते हैं। इसका बहुत सारे तो प्रोडक्ट्स मैंने जीबी पंत यूनिवर्सिटी से बनवाए और इंडस्ट्री से उनका टाइप करवाया है। तो मित्रों, ये रागी के बारे में मेरा कहना था। यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान देने के लिए। अगर किसी की कोई जिज्ञासा होगी तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू। मीनाक्षी जी, हाँ, डॉक्टर भट्ट साहब ने एक ऐसी चीज आपके सामने रखी है जो निश्चित रूप से संपूर्ण देश के लिए बहुत लाभकारी है। भाषणे साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं डॉक्यूमेंट तैयार करूंगा और ये रिकमेंडेशन आयुष मंत्रालय को हम लोग भिजवाने का प्रयास करेंगे, और यदि ये सफलीभूत होता है तो मैं समझूंगा कि मेरा ये कार्यक्रम सफल हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भट्ट साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनके बहुत ही ज्ञानवर्धक व्याख्यान के लिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर के.एन. भट्ट साहब। थैंक यू सर। मीनाक्षी जी को माइक देता हूं कि आगे की कार्यवाही संपादित करें। जी, धन्यवाद सर। आप हमारे साथ अभी तक जितने भी दर्शक श्रोता जुड़े हुए थे, सभी लोग अभी हमारे साथ बने हुए हैं और अब हम लोग कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमारे बीच में डॉक्टर डीपी आर्या जी हैं। सर, आपको मैं कमांड दे रही हूँ, आप प्लीज अपने को अनम्यूट करें। अनम्यूट करें आर्या जी। आर्या जी अनम्यूट करें। आपको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए। आर्या जी अनम्यूट करें। सर, मैंने फिर से दिया है कमांड। आप सर स्क्रीन पे माइक होगा, माइक को आप उस पे वहां पर एक कमांड में दे रही हूँ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, उसको प्रेस करें। अनम्यूट करें। नहीं कर पा रहे हैं सर। आर्या जी अनम्यूट करें। मैं सर रुके, सभी को अनम्यूट करके एक बार फिर से म्यूट कर दूंगी। एक सेकंड मीनाक्षी जी।
आर्या जी अपना अनम्यूट करिए, मतलब स्क्रीन पे आ रहा है अनम्यूट लिख के, उसको अनम्यूट फिंगर दबाइए, अनम्यूट करिए। ओके, हाँ आप दोबारा कमांड दीजिए मीनाक्षी जी। हाँ सर, मैंने अनम्यूट कर दिया है सर। हाँ यस, हाँ आर्या जी फिर दोबारा करिए, फिर करिए, फिर से हो फिर गया, करिए, फिर करिए unmute। अनम्यूट। हाँ आप शुरू होइए। यस, नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं विशेष रूप से इस प्रोग्राम में। विश्व आयुर्वेद मिशन और आरोग्य भारती द्वारा ये जो आज का प्रोग्राम न्यूट्रिशन पर हुआ है सप्ताह में, तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और विशेषकर आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर जीएस तोमर साहब, जो कि हमारे पूरे संस्था के अध्यक्ष हैं, उनकी ये कामना कि जिस प्रकार से वो आयुर्वेद के प्रचार प्रसार को चाहते थे, और मैं समझता हूँ इसमें आरोग्य भारती द्वारा पोषण जो किया जा रहा है भारतीय संस्कृति का, उसके लिए भी मैं विशेष रूप से उनका आभार प्रकट करता हूँ। आज हमारे मध्य में, हमारे बीच में आदरणीय श्री डॉक्टर वार्ष्णेय जी, उनका बहुत ही सारगर्भित और भारतीय संस्कृति को पोषण देने वाला, आयुर्वेद को पोषण देने वाला और पुनः उस बात की जागृति करने वाला रहा, तो इसकी बहुत विशेष रूप से उपयोगिता डॉक्टर वाईके शर्मा जी, जो हमारे पपरोला के पूर्व प्रिंसिपल हैं और हमारे विशेष विश्व आयुर्वेद मिशन के उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा मॉडर्न लेवल पर जो हमें बताया गया न्यूट्रिशन के बारे में, विशेष रूप से आदरणीय डॉक्टर भट्ट साहब का जो बड़ा रोचक एक तरह से उनका भाषण रहा, उसके लिए भी बहुत बड़ी उपयोगिता है हमारे लिए। और मैं चाहता हूं कि हमारे सारे और विशेष लोग जो मीनाक्षी जी और अवनीश जी के द्वारा संचालित किया गया है, आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं कि जो आदरणीय डॉक्टर तोमर साहब ने आयुर्वेद के बारे में कहा है, पूर्णतः वो एक तरह से हमें उस पर चलना होगा। और विशेष रूप से जैसा कि भट्ट साहब ने कहा है कि जो हमारी आयुर्वेद की दिशा निर्देश थे, इससे हम भटक गए हैं, तो हमें पुनः वापस अपने 70 साल, जैसा भट्ट साहब ने कहा है, वापस उस लेवल पर जाना होगा। अपने खान पान को, पथ्यापथ्य को, ऋतुचर्या को वापस लाना होगा। और हमारे जो बुजुर्ग हैं, यदि हमें रोगों से बचना है, सुरक्षित रहना है, तो उनके अकॉर्डिंग जो हमारे घरों में खान पान होता था, सिस्टम था, उसको पुनः अपनाना होगा। एक बहुत छोटी सी बात है, हम खाने के नाम पर आजकल सिर्फ ब्रेड या डबल रोटी इस टाइप की, बहुत सीनियर लोग, बहुत पैसे वाले लोग खाने के नाम पे सिर्फ 2 डबल रोटी खाते हैं। ये नहीं है कि भाई बहुत पैसे वाले लोग न्यूट्रिशन, उनके अंदर भी वही उसका अभाव है, सिर्फ गरीब के अंदर ही नहीं है। तो ये सिर्फ समझ की बात है। यदि हम उन बातों को नहीं अडॉप्ट करेंगे, जैसे हमारी और दूसरी स्टेट है, हरियाणा है, राजस्थान है, भट्ट साहब ने जो कहा, वहाँ पे बाजरा चना बिना उसके होता है, वहाँ का आदमी सबसे ताकतवर होता है, सबसे 2.5 मन की बोरी वो उठा लेता है। हरियाणा के, पंजाब के लोग दूध दही खाते हैं। हमारे आयुर्वेद में तो कहा है कि दूध ही पूर्ण भोजन है, दूध दही सारी धातुओं को बढ़ाने वाला है, सबसे ज्यादा वो लोग मजबूत होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी स्टेट में पुराने जो हमारे भोजन है, खाने की व्यवस्था है, हमें उस पर आना होगा। और यही हमारा और जो आरोग्य भारती का मिशन है, और हम आयुर्वेद विश्व आयुर्वेद मिशन का भी हमारा यही उद्देश्य है। तो निश्चित रूप से हमारी ये बातें हैं, आप सब लोगों, विद्वान लोगों के जो मंतव्य आए हैं, उससे मैं निश्चित रहा हूँ कि लोग इसको अडॉप्ट करेंगे, इसको धारण करेंगे। आज कोरोना का काल में भी जो विदेशों का भोजन है और हमारे जो भारत का भोजन है, मैं निश्चित समझता हूँ यहाँ वो बीमारी इसलिए कम प्रभाव डाल पा रही है, और विदेशों में क्योंकि वो भोजन दूसरे प्रकार का है, उससे वो बीमारियां बढ़ रही हैं। तो लोग इस बात को ग्रहण करेंगे। आप सभी का पुनः मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अब समापन के अंतिम पड़ाव पर हैं, शांति मंत्र आपकी अनुमति हो तो। राइट।
हम सभी लोग शांति मंत्र का पाठ करेंगे, जैसे कि हमारे कार्यक्रम के समापन के समय हम सभी लोग ये कामना करते हैं कि जो कार्य हमने ठाना है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएंगे सभी लोग, साथ साथ दोहराएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसी के साथ हम लोग कार्यक्रम समापन की घोषणा करते हैं। पुनः आप सभी का पुनः सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए के लिए मीनाक्षी जी आपको भी दर्शन कर लो और आगे काम आएगा। इस कार्यक्रम के समापन के पहले मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पेशेंस हियरिंग के लिए, और अपने वक्ताओं से निवेदन करूंगा कि वो हमको राइट अप भी प्रस्तुत कर दें, जिससे हम बहुत जल्दी एक कार्य योजना तैयार करके फार्शनेस जी की सहमति से आयुष मंत्रालय को प्रस्तुत करूं, जिससे निश्चित रूप से सकारात्मक पहल हो और हमारे देश में यह पोषण सप्ताह निश्चित रूप से सफलीभूत हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सब लोगों को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को समापन की सबकी सहमति से मैं घोषणा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद प्रोफेसर तोमर, धन्यवाद धन्यवाद सर। मीटिंग एंड कर दीजिएगा। डॉक्टर मीनाक्षी जी मीटिंग एंड कर दीजिए आप। हाँ मैं कर रही हूँ, आपको होस्ट बना दूँ अभी फिर से? नहीं, आप मीटिंग कर दीजिए, आप मीटिंग एंड कर दीजिए। ठीक।